पुस्तक 41 अध्याय 18 आयामी सील। उनके सामने पवित्र क्षेत्र से अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी। पवित्र क्षेत्र से प्रकाश की एक किरण निकली जिसने उसके सामने एक झिल्ली बना दी जिसने प्रवेश को रोक दिया। एक क्षण बाद जीनिन को घेरे हुए 4 त्रिकोणीय हथियारों ने अचानक एक बेहद भयानक शक्ति का विस्फोट किया। बूम 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 बूम। 4 त्रिकोणीय हथियारों ने एक अंतिम विस्फोट में अपनी सारी शक्ति छोड़ दी जिससे वे बिखर गए और हर दिशा में छर्रे बिखर गए और उनके चारों ओर मौत का एक क्षेत्र बन गया। इस क्षेत्र के हमले से कोई नहीं बच सकता था क्योंकि पूरा क्षेत्र शक्ति की विस्फोटक तरंगों से भर गया था। अगर इतने शक्तिशाली विस्फोटों से घिर जाता तो ब्लेसन शासक भी धूल में मिल जाता। उन्होंने वाकई इतने अनमोल खजानों का विस्फोट किया। निंग ने एक नॉर्थबो तलवार तैयार रखी थी। झपट्टा, उसने अचानक तलवार की रोशनी का एक भंवर छोड़ा जिसने उसके आसपास के स्थान को टोफू की तरह चीर दिया जिससे वह लहरदार हो गया और एक आयामी अवरोध बन गया जिसने उसे घेर लिया और उसकी रक्षा की। जाने का समय हो गया। निंग वहां यूं ही बेवकूफ की तरह खड़ा नहीं रहने वाला था। स्विश, अपने अंतरिक्ष के दाव का इस्तेमाल करते हुए निंग ने खुद को एक आयामी टुकड़े में बदल लिया जो दूर उड़ गया। जब भी कोई विस्फोटक शक्ति उस पर प्रहार करती निंग के चारों ओर का आयामी अवरोध उसे एक हल्की सी लहर से ही विक्षेपित कर देता। इस स्तर की शक्ति सिथे एक्सल्ट या ब्लेसन रूलर की सुरक्षा को आसानी से भेद सकती थी, लेकिन निंग के अंतरिक्ष तलवार दाव की रक्षात्मक शक्ति बहुत ज्यादा थी। हालांकि पर्याप्त समय दिए जाने पर भी बिजली समाप्त हो जाएगी। गड़गड़ाहट, आयामी सुरंग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी जबकि 4 भयानक त्रिकोणीय हथियार अनगिनत छोटे छोटे टुकड़ों में फट गए थे। निंग तेजी से इस क्षेत्र से दूर उड़ गया, ये सुनिश्चित करते हुए कि विस्फोट उसे जरा भी नुकसान न पहुंचा सके। थोड़ी देर बाद निंग रुक गया। हाथ में उत्तर धनुष तलवार और तलवार दाव डोमेन को घेरे हुए निंग ने आसपास के इलाके को देखा। तो यह 8 लोगों के बीच की सीमा है ना? निंग ने मन ही मन सोचा। अब जबकि आयामी सुरंग नष्ट हो चुकी थी, निंग लोगों के बीच की सीमा में फंस गया था। यहाँ अंतरिक्ष अविश्वसनीय रूप से अव्यवस्थित और टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन निंग की महारत के स्तर को देखते हुए वह इससे बिल्कुल भी बाधित नहीं हुआ। फुसफुसाहट, निंग ने अपनी तलवार दाव डोमेन का इस्तेमाल करके आसपास के खतरों को खुद से अलग किया, फिर तेजी से आगे की ओर बढ़ा। थोड़ी देर बाद उसने एक विशाल झिल्ली देखी। उसके पीछे वह स्पष्ट रूप से एक विशाल दुनिया को देख पा रहा था जो अविश्वसनीय शक्ति से भरी हुई थी। पवित्र क्षेत्र। निंग को तुरंत पता चल गया कि झिल्ली के पार की दुनिया पवित्र क्षेत्र होनी चाहिए, लेकिन आयामी झिल्ली अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। निंग को ये जानने के लिए अपने तलवार दाव डोमेन के साथ इसका परीक्षण करने की भी आवश्यकता नहीं थी कि इसे भेदने के लिए इसका उपयोग करने की कोई संभावना नहीं थी। इस छिपे हुए आयाम के 6 नश्वर लोगों को घेरने वाली झिल्लियां भी अविश्वसनीय रूप से मजबूत और टिकाऊ थीं। अगर मैं उन्हें नहीं तोड़ पाया तो पवित्र लोक के आसपास वाले इस लोक में भी मेरा कोई बस नहीं है, निंग ने सोचा। 6 नश्वर लोक, पवित्र लोक और पाताल लोक सभी पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। क्या इसका मतलब है कि मैं यहाँ हमेशा के लिए फंस गया हूँ? नहीं, यह सही नहीं हो सकता। सिथे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। निंग को जल्दी ही यह बात समझ आ गई। अगर सिथे उसे फंसाना ही चाहते थे तो वे बस दायरे को बंद कर सकते थे और निंग को हमेशा के लिए उस साधारण दायरे में फंसा सकते थे जिसमें वह था। चलो अन्य स्थानों की जांच करें। निंग विशाल क्षेत्र सीमा से उड़ता हुआ कुछ अन्य क्षेत्रों की ओर बढ़ गया। पवित्र क्षेत्र, यह वह सर्वोच्च लोक था जिसका उपयोग इस गुप्त आयाम को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। यहाँ कई शक्तिशाली सिथे स्थित थे और इस लोक के केंद्र में 3 विशाल पर्वत थे। प्रत्येक पर्वत की चोटी पर एक शिवालय था और प्रत्येक शिवालय ठीक 12 मंजिल ऊंचा था। उन सभी से चकाचौंध करने वाली रोशनी निकलती थी जिससे उनके प्रकाश क्षेत्र में स्पेस टाइम तरंगित और मुड़ जाता था। ये 3 ज्येष्ठ महल थे जिनमें पवित्र क्षेत्र के सबसे रहस्यमय और सबसे प्रतिष्ठित निवासी निवास करते थे। हालांकि 2 ज्येष्ठ महलों की आभा मंद और क्षीण थी। उनमें से केवल एक ही दीप्तिमान वैभव की आभा बिखेरता रहा। सबसे चमकीले एल्डर पैलेस के भीतर विशेषज्ञों का एक बड़ा समूह महल के द्वारों से बाहर की दुनिया को निहार रहा था। उनके आगे गहरे नीले रंग के वस्त्र पहने एक युवक खड़ा था। उसके बाल गहरे नीले थे जबकि उसका चेहरा गंभीर और ठंडा था। वह अपने हाथ पीठ के पीछे रखे बिल्कुल सीधा खड़ा था और एक अद्भुत आभा बिखेर रहा था। हम नाकाम रहे, नीले बालों वाले युवक ने भौहें चढ़ाईं। अनंत ओमेगा दाव पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति से छुटकारा पाना वाकई मुश्किल है। एक्सल्ट, उसके पीछे खड़े कुछ हेगेमॉन और सम्राटों ने अनुष्ठानिक बलिदान दिया था और उनमें से एक हेगेमॉन बोला, एक्सल्ट, ये सफेद वस्त्रधारी डाउलॉर्ड कहाँ से आया? हमने 4 विपत्ति श्रेणी के हथियारों का विस्फोट किया, फिर भी हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बस, नीले बालों वाले युवक ने हाथ हिलाया, फिर मुड़कर अपने पीछे खड़े हेजेमोन्स और सम्राटों को घूरने लगा। उसने शांत स्वर में कहा, हमारा पहला प्रयास विफल रहा, जिसका अर्थ है कि अब कार्रवाई करना परगेटरी का काम है। अगर परगेटरी सफल हो गया तो यह मामला खत्म हो जाएगा। अगर परगेटरी असफल रहा तो हमारे पास उसे पवित्र क्षेत्र में घसीटने और युद्ध के जरिए इस मामले को सुलझाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। गुरु, क्यों? वह एक डाउलॉर्ड है जो डाउमज में असफल रहा। उसकी सच्ची आत्मा नष्ट हो रही है। जब तक हम उसे इन 8 लोकों में पूरी तरह से बंद रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वह लोक सीन के भीतर ही फंसा रहे, तब तक वह प्राकृतिक कारणों से मरेगा, एक लाल वस्त्रधारी युवक ने कहा। अगर वह सचमुच प्राकृतिक कारणों से मरा है तो ये पूरी तरह से बर्बादी होगी। नीले बालों वाले युवक ने अपना सिर हिलाया।
मैं अब और कुछ नहीं कहूंगा। हमें उसे मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अगर उसे मारना पड़े तो कोई भी कीमत चुकाना बहुत मुश्किल है। सिथे होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है। समझ गया, लाल वस्त्रधारी युवक ने कहा। पार्गेट्री को संदेश भेजो, नीले बालों वाले युवक ने कहा। एक बार सफेद वस्त्रधारी डाउलॉर्ड पार्गेट्री पहुंच जाए तो पार्गेट्री सभी निर्वासितों को उसके खिलाफ भेज देगा। अगर वे सफेद वस्त्रधारी डाउलॉर्ड को मार देते हैं तो उन्हें न केवल पवित्र क्षेत्र में वापस आने की अनुमति मिलेगी, बल्कि उन्हें भारी इनाम भी मिलेगा। और जो व्यक्ति वास्तव में डाउलॉर्ड को मारने में कामयाब हो जाएगा, मैं उसे 2 एल्डर हॉल में से एक का नियंत्रण दे दूंगा। एल्डर हॉल पर नियंत्रण, यह उचित नहीं है। एक निर्वासित व्यक्ति एल्डर हॉल को नियंत्रित करने के योग्य कैसे हो सकता है? हॉल में मौजूद सभी लोग आश्चर्य से बोलने लगे। नीले बालों वाले युवक ने अपनी बर्फीली निगाहों से उन्हें घूरते हुए तुरंत सबको चुप करा दिया। उसने शांति से समझाया, उन्हें बताओ कि सफेद वस्त्रधारी डाउलॉर्ड अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। उनका एकमात्र विकल्प उसे थकावट और क्षय से मारना है। उन्हें ये भी याद रखना होगा कि आत्मा भक्षण मंत्र हर समय सक्रिय रहे। उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि वे उससे टूट रहे सभी सच्चे आत्मा के टुकड़ों को निगल जाएं। एक्सेल से कोई सवाल या चुनौती नहीं ली जा सकती थी। बहुत पहले इस छिपे हुए आयाम में कुल 3 एक्सेल थे। बाद में इस आयाम ने युद्ध में भाग लेने के लिए एक विशाल सेना भेजी थी, जिसमें से 2 एक्सेल स्वयं उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे। इस एक्सेल को छिपे हुए आयाम की रक्षा के लिए पीछे छोड़ दिया गया था, लेकिन अफसोस वे दोनों दिवंगत एक्सेल कभी वापस नहीं लौटे। नीले बालों वाला युवक मुड़ा और चला गया। उसके जाते ही हॉल में बचे हुए हेगेमॉन और सम्राट भी जल्दी से तितर बितर हो गए। हॉल से बाहर निकलते ही 2 सिथे हेगेमॉन्स आपस में धीरे से फुसफुसाने लगे और साथ साथ बाहर निकल आए। यह एक डाउलॉर्ड है जो एक अनंत ओमेगा दाव को नियंत्रित करता है। अगर हम किसी तरह उसे मार सकें तो हमें अकल्पनीय पुरस्कार मिलेंगे। ये दोनों हेगेमॉन्स बेहद उत्साहित थे। यह एक्सल्ट के लिए 2 गुना सच है। भले ही वह मर जाए, एक बार जब उसकी सच्ची आत्मा घर लौट आएगी तो उसे स्पेस टाइम रिवर्सल के माध्यम से पुनर्जीवित करके पुरस्कृत किया जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि एक्सल्ट इस पर इतना उत्साहित है। एक एक्सल्ट को पुनर्जीवित करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था, लेकिन अराजकता के सिथे लॉर्ड इसके लिए सक्षम थे। हालांकि इससे उस अराजकता ब्रह्मांड के प्रमुख सार को कुछ हद तक क्षति पहुंचती। सामान्यतः अराजकता का लॉर्ड इस प्रकार का बलिदान देने को तैयार नहीं होता। हालांकि अगर कोई महान कार्य करता था तो उसे उसके लिए पुरस्कृत होना ही पड़ता था। किसी ऐसे व्यक्ति को मारना जो अनंत ओमेगा दाव के नियंत्रण में हो, किसी ऑटोक को मारने से भी थोड़ा बड़ा कार्य माना जाता था। अगर वे सफल होते तो एक्सल्ट को न केवल पुनर्जीवित किया जाता, बल्कि उसे कई उपहार भी दिए जाते। ये वास्तव में उसके सर्वोच्च पद पर पहुंचने का मामला होता। दुर्भाग्य से वह डाउलॉर्ड बहुत शक्तिशाली है, वरना हम खुद ही हमला करके उसे मार डालते। हाँ, वह बिल्कुल भयानक है। एक्सल्ट भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। वह एक अनंत ओमेगा दाव के नियंत्रण में है और यह उसका कैओसवज है। दाव के समर्थन से वह लगभग अजेय है। शुक्र है उसकी असली आत्मा टूट रही है। वह जितना ज्यादा लड़ेगा उसकी असली आत्मा उतनी ही तेजी से टूटेगी। इसीलिए परगेट्री में निर्वासितों के पास एक मौका है। हालांकि एक्सल्ट इस बारे में काफी अजीब था। उसने ऐसा क्यों कहा कि सफेद वस्त्रधारी डाउलॉर्ड को मारने वाले को एल्डर हॉल पर नियंत्रण करने की अनुमति दी जाएगी? निर्वासितों में से कई स्थानीय मूल निवासी थे। क्या वह सचमुच किसी स्थानीय व्यक्ति को एल्डर हॉल पर नियंत्रण करने देगा? वे हमारी संतान हो सकते हैं, लेकिन वे इस अराजकता में पैदा हुए हैं, हमारे अपने में नहीं। यही कारण है कि वे इस अराजकता के मूल निवासी हैं और वे दाव पर शक्ति के साथ पैदा हुए हैं। अगर हम उनमें से किसी एक को एल्डर हॉल पर नियंत्रण करने देते हैं तो वह व्यक्ति परेशानी का सबब बन सकता है। चिंता मत करो, हमारी संतान ने बहुत पहले ही हमें धोखा न देने की कसम खा ली थी। और आखिरकार वे हमारे बच्चे हैं, उनका खून हमारा है। वे हमें दुश्मन क्यों समझेंगे? वे अब भी मूल निवासी हैं। वे हमारी तरह सच्चे सिथे नहीं हैं। वे इस अराजकतावादी दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, जबकि हम एक अलग दुनिया से। अंततः यह एक अटूट अंतर है, लेकिन हम सिथे ने उन्हें जन्म दिया है। बस चलो इस पर बहस नहीं करते। ये दोनों हेगेमॉन इस छिपे हुए आयाम के मूल निवासी नहीं थे, बल्कि उन्होंने विशाल सिथे सेना के साथ इस कैओसवस पर आक्रमण किया था। स्पष्टतः सच्चे सिथे इस छिपे हुए आयाम में सिथे संतान को अपने से भिन्न मानते थे। पुस्तक 41 अध्याय 19 पाताल लोक के अंदर पापमोचन। यहाँ कई निर्वासित प्रमुख शक्तियाँ थीं, जिनमें से कई हेगेमॉन या सम्राट थे। हालांकि यहाँ कई डाउलॉर्ड्स निर्वासित किए गए थे, लेकिन उनमें से अधिकांश डाउमज में असफल होकर मर गए। वे सिथे की संतान हो सकते हैं, लेकिन वे इसी अराजकता लोक में पैदा हुए थे और इसलिए सच्ची सिथे तकनीकों का प्रशिक्षण लेने में असमर्थ थे। बदले में सिथे इस अराजकता लोक के अनुकूल पूर्ण प्रशिक्षण तकनीकों का एक समूह बनाने में असमर्थ थे। आखिरकार वे इसके बिल्कुल विपरीत थे। स्थानीय प्रमुख तत्वों द्वारा उन्हें लगातार दबाया और कमजोर किया जाता था, जिससे उनके लिए यहाँ दाव को समझना मुश्किल हो जाता था। सिथे केवल इतना ही कर सकते थे कि वे अपनी सिथे संतानों को कुछ स्थानीय खेती की तकनीकें सिखाते और साथ ही उन्हें कुछ सलाह और मार्गदर्शन भी देते। आसमान अंधेरा और उदास था। क्षितिज पर लाल रंग की तेज रोशनी चमक रही थी। कुल 3 आकृतियां एक निर्जन क्षेत्र में खड़ी थीं। हा, हमारा मौका आ गया है। तीनों का नेता एक काले वस्त्रधारी व्यक्ति था जिसके सिर पर घास की मोटी परत थी और उसकी दाढ़ी भी घास से बनी थी।
उसकी आंखें गहरी, हरी और गंभीर थीं। एक्सल्फ ने हमें शक्तिशाली खजाने दिए हैं। अगर हम उस सफेद वस्त्रधारी डोलॉर्ड को मार सकें तो हमारा रुतबा आसमान छू जाएगा और हम एल्डर हॉल में से एक पर भी कब्जा कर पाएंगे। बड़े भाई, एक्सल्फ द्वारा दिए गए ढेरों उपहारों से साफ है कि वह सचमुच उस सफेद वस्त्रधारी डाउलॉर्ड को मारना चाहता है। लेकिन फिर वह खुद ऐसा करने के बजाय हमें इतने सारे खजाने और इतने सारे लाभ क्यों देना चाहेगा? पवित्र क्षेत्र का कोई भी मूर्ख इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहता। इसका केवल एक ही संभावित उत्तर है, सफेद वस्त्रधारी डाउलॉर्ड इतना भयानक रूप से शक्तिशाली है कि एक्सल्फ भी उससे डरते हैं और उसे हरा नहीं पाते। एक बदसूरत बुढ़िया ने कर्कश स्वर में कहा, हमें इस सफेद वस्त्रधारी डाउलॉर्ड के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम किसी एक्सल्फ के साथ करते हैं, या शायद किसी एक्सल्फ से भी ज्यादा भयानक व्यक्ति के साथ। दूसरी बहन, आप समझदारी की बात कह रही हैं, उसके बगल में खड़े मोटे आदमी ने तुरंत कहा। जाहिर है मुझे पता है कि वो कितना भयानक होगा, लेकिन आखिरकार वो दावमज में नाकाम रहा। हमारे पास एक मौका है, आओ पहले उस सफेद वस्त्रधारी डाउलॉर्ड को ढूंढते हैं। काले वस्त्रधारी आदमी ने गुर्राते हुए कहा, मैं वैसे भी परगेटरी में काफी जिंदगी जी चुका हूँ, मैं इस मौके के लिए लड़ते हुए मरना पसंद करूंगा। सहमत, उसके दोनों साथी भी गंभीर हो गए। परगेटरी में जीवन सचमुच एक जीता जागता नर्क था। यहाँ जीवन नाम मात्र का था और यह एक सूखी, वीरान जगह थी। वातावरण बेहद दुर्गम था, यहाँ तक कि हिगिमन्स को भी सावधानी से चलना पड़ता था। इससे भी बुरी बात यह थी कि अगर आप एक जगह पर भी रहें और हिले नहीं तो भी कोई न कोई खतरा कहीं से भी आ ही जाता था। यहाँ बिताया गया हर दिन डर में बीता। यह वाकई एक कष्टदायक जीवन था। जी निंग लोक सीमा से उड़ता रहा, रास्ते में आने वाली हर चीज का निरीक्षण करता रहा और 8 लोकों से गुजरता रहा। 6 नश्वर लोक, पवित्र लोक और पाताल लोक। अब तक निंग ने उन सभी को ढूंढ लिया था। हालांकि बाकी 7 लोक पूरी तरह से बंद थे। केवल पाताल लोक के द्वार ही उसके लिए खुले थे। बाकी लोकों में प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने मेरे लिए सिर्फ एक दरवाजा खुला छोड़ा है। निंग एक पल बाद हंसा। लगता है इस छिपे हुए आयाम के संचालकों ने मेरे लिए कुछ जाल बिछा दिए हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलने चलता हूँ। झटपट निंग उड़कर परगेटरी रियल्म गेट की ओर गया, फिर उसे एक नजर देखा। निंग थोड़ा हैरान हुआ, इसके आसपास कोई जीव तो नहीं है? उसकी अचेत होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। साफ था कि रियल्म गेट के आसपास कोई जीव था ही नहीं। उसे यह एहसास नहीं था कि परगेटरी में धकेले गए सभी लोग निर्वासित थे। वे सभी बेहद चालाक और स्वार्थी थे। कोई भी पहले हमला नहीं करना चाहता था, इसलिए वे सभी दूर छिप गए और तरह तरह के टोहों से रियल्म गेट पर हो रही गतिविधियों पर नजर रखने लगे। पूरी तरह से अप्रभावित निंग रियल्म गेट से फिसल गया और उसके पीछे स्थित परगेटरी की विशाल दुनिया में पहुंच गया। ये दुनिया सचमुच कितनी प्रभावशाली परगेटरी है। सफेद वस्त्र पहने निंग उस अंधेरी, बदरंग धरती पर उतरा। उसके चारों ओर की दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी। दूर दूर तक कुछ लपटें टिमटिमा रही थीं जो चकाचौंध कर देने वाली तेज थीं। उसके चारों ओर कई भयानक बवंडर थे जो तेजी से प्रकट हुए और फिर विलीन हो गए, जबकि उसके पीछे अंतरिक्ष और समय लहरा रहे थे। यहाँ सचमुच बहुत अव्यवस्था है। ये परगेटरी अनगिनत प्राकृतिक आपदाओं से भरी है। यहाँ तो हेगेमॉन्स को भी सावधानी से चलना पड़ता होगा, जबकि डाउलॉर्ड्स पर हमेशा आसन मृत्यु का खतरा मंडराता रहता है। निंग हंसा, लेकिन कम से कम ये क्षेत्र सीम से तो बेहतर है। क्षेत्र सीम और भी ज्यादा अव्यवस्थित थी, इतनी कि वहाँ कुछ भी स्थिर नहीं था। कम से कम इस जगह का एक वातावरण तो था। दूर क्षितिज को रोशन करती लपटें। यह एक भयावह रूप से सुंदर दृश्य था। इस जगह से लगातार गुजरने वाले विनाशकारी बवंडर भी ऐसा ही करते थे। इस जगह की दुष्ट, मायावी आभा जो दुष्ट राक्षसों को जन्म देती है। निंग के लिए ये बस एक मनोरंजन था। अब ये जगह वाकई दिलचस्प है। मैं पवन दाव को अपने शाश्वत ओमेगा तलवार दाव में मिलाने का काम लगभग पूरा कर चुका हूँ। मैं कुछ समय के लिए यहीं प्रशिक्षण ले सकता हूँ। हालांकि निंग खतरे से घिरा हुआ था, फिर भी वह पूरी तरह निश्चिंत था। वह तुरंत कमल मुद्रा में बैठ गया। सफेद वस्त्र पहने निंग वहीं गंदी जमीन पर बैठ गया। उसकी तलवार दाव का साम्राज्य उसके आसपास के पूरे क्षेत्र को घेरे हुए था, जिससे तरह तरह के प्राकृतिक खतरे उसके पास नहीं आ पा रहे थे। निंग जिस जगह बैठा था वह पवित्र भूमि बन गई थी, जहाँ पापमोचन की गंदगी का कोई असर नहीं था। फुसफुसाहट, हवा निंग के पास से खुशी से बह रही थी। कभी कभी तलवार की रोशनी की कुछ चिंगारियां निकलती जो एक साथ इकट्ठा हो जाती और अंततः एक बार फिर हवा में बदल जाती। निंग बहुत पहले ही पवन दाव में आधिपत्य के स्तर पर पहुंच चुका था। अब उसे बस इसे अपने तलवार दाव में शामिल करके पवन तलवार दाव बनाना था। समय बीतता गया, एक के बाद एक दिन बीतते गए। क्या चल रहा है? वह डाउलॉर्ड 1 इंच भी हिले बिना क्यों बैठ गया है? जो निर्वासित लोग दूर से इस जगह पर नजर रख रहे थे वे सभी हैरान थे। मुझे कहना होगा कि डाउलॉर्ड बहुत शक्तिशाली है। उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसका क्षेत्र ही सभी स्थानीय खतरों को रोकने में सक्षम था। परगेटरी का अराजक वातावरण उसके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। वह शायद समय खरीदने की कोशिश कर रहा है। अगर वह इसे और लंबा खींचना चाहता है तो मुझे खुशी होगी। मैं पहले ही यहाँ 8 लाख से ज्यादा अराजकता चक्रों से फंसा हुआ हूँ। देखते हैं कौन ज्यादा देर तक टिक पाता है। मेरे पास बहुत धैर्य है। हाँ, इंतजार करते हैं। निर्वासित शक्तियाँ हमला करने के लिए सही समय का इंतजार कर रही थीं। साल बीतते गए। पलक झपकते ही 5 लाख से ज्यादा साल बीत गए। सभी निर्वासित शक्तियाँ धैर्यपूर्वक एक अच्छे अवसर की प्रतीक्षा कर रही थीं।
हालांकि उनके पास शक्तिशाली सिथे हथियार थे और उन्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था, लेकिन परगेटरी की जिंदगी ने बहुत पहले ही यह सुनिश्चित कर दिया था कि वे फिसलन भरे और चालाक बन गए हैं। यहाँ का स्थानीय वातावरण विचित्र तो था, लेकिन एक विचित्र रूप से सुंदर भी, और दूर से टिमटिमाती लपटें निंग के चेहरे पर परावर्तित प्रकाश से झिलमिला रही थीं। अचानक निंग के होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े और उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी निगाहों में एक मुस्कान थी। निंग ने अचानक गहरी सांस ली, जिससे उसके चारों ओर हवा की धाराएं चीखने लगीं। ग्रा! अचानक निंग ने एक जोरदार दहाड़ लगाई। सच तो ये था कि यह एक गहरी सांस से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन सांस इतनी तेज थी कि उससे एक भयानक चीख निकली जिसने धरती को हिलाकर रख दिया। ये हजारों भयानक जानवरों की दहाड़ जैसी लग रही थी और इसने अनगिनत घुमावदार बवंडर पैदा कर दिए जो तलवारों की रोशनी की अनगिनत धारियों से बने थे। चीखती हवा समुद्र की लहरों जैसी थी, जो हर तरफ टूट रही थी। तेज हवा ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को एक विशाल प्रघाती लहर की तरह चकनाचूर कर दिया। पहाड़ों को धूल में मिला दिया और दूर की लपटों को भी चकनाचूर कर दिया। हवा की लहर भयानक गति से फैल रही थी, इतनी तेज कि सिथ एकसठ भी इससे अचंभित रह गए। ये निंग की पवन तलवार दाव थी। हवा के भयानक झोंके ने अंतरिक्ष समय को भी थर्रा दिया। भाग जाना, भाग जाओ। निंग की सांसें दरअसल उन 5 सम्राटों पर केंद्रित थीं जो उसके सबसे करीब थे। वे उससे करोड़ों किलोमीटर दूर थे, लेकिन ये काफी नहीं था। पवन का दाव शुरू से ही तेज दाव था और पवन तलवार का दाव एक भीषण तूफान के रूप में अवर्णनीय गति से आगे बढ़ रहा था। करोड़ों किलोमीटर की दूरी उसके लिए कुछ भी नहीं थी। हालांकि वे 5 सम्राट बेतहाशा भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्पेस टाइम यहीं दबा हुआ था। स्पेस टाइम को पार करने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वे बस उस भयानक हवा को आकाश से गुजरते और अकल्पनीय गति से अपनी ओर बढ़ते देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। उनके लिए छिपने की कोई जगह नहीं थी। आक्रमण करना असंभव, उस पर पूरी ताकत से हमला करो। 5 सम्राटों को निराशा का एहसास हुआ। कुछ ने जवाबी हमले के लिए सिथे हथियारों का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन हवा तो स्वभाव से ही निराकार है। सिथे हथियारों के वार सीधे हवा में उड़ते थे, हवा पर कोई असर डालने में पूरी तरह असमर्थ। हवा एक विशाल झाड़ू की तरह जमीन पर बह रही थी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा रही थी। वे 5 सम्राट तुरंत धूल में मिल गए। उनके कुछ ही बेहतरीन खजाने और सिथे हथियार बच पाए। निंग के बाईं ओर 3 खरब किलोमीटर से भी ज्यादा का क्षेत्र पंखे के आकार में पूरी तरह से साफ हो गया था। पूरी दुनिया अविश्वसनीय रूप से बिल्कुल सपाट लग रही थी। दूर से ये सब देख रहे बाकी निर्वासित लोग बुरी तरह डर गए। उसने सिर्फ एक चीख से ऐसा कर दिया। कितना ताकतवर है वह! निर्वासित लोग डर के मारे कांपने लगे। पुस्तक 41 अध्याय 20 एक एक करके टूटना। उन्हें यह नहीं पता था कि जी निंग ने असल में चिल्लाया नहीं था। उसने अभी अभी अपनी पवन तलवार दाव में महारत हासिल की थी और अपने फेफड़ों से थोड़ी हवा निकालकर उसका एक छोटा सा परीक्षण किया था, लेकिन हवा इतनी तेज गति से बह रही थी कि सभी निर्वासित लोग उससे पूरी तरह स्तब्ध और भयभीत हो गए थे। वह भयानक है। वह सैकड़ों अरबों किलोमीटर की दूरी से आसानी से हेजेमोन्स का वध करने में सक्षम था। वह सचमुच अथाह शक्तिशाली है। परगेटरी के सभी हेजेमोन्स और सम्राटों को मिलाकर भी जीत मिल सकती है, लेकिन अगर हम अलग अलग लड़ें तो हम एक एक करके हार जाएंगे। मिलो सेना, हमारा एकमात्र मौका सेना में शामिल होना ही है। निर्वासित सभी लोग असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे। उन्हें तुरंत पता चल गया कि उन्हें क्या करना है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब जब मैंने पवन तलवार दाव में महारत हासिल कर ली है, तो अब समय आ गया है कि मैं अपनी चाल चलूं। मैं उनके खिलाफ युद्ध में जीत तो बिल्कुल नहीं पाऊंगा। निंग अपने पैरों पर खड़ा हुआ, एक कदम आगे बढ़ा और उस जगह की ओर मुड़ा जहां 5 मारे गए हेगेमोन थे। उसने हाथ हिलाकर सारे गिरे हुए खजाने और सिथे हथियार इकट्ठा कर लिए। ये सभी बेहतरीन खजाने थे जिन्हें वह या तो तीनों लोकों में छोड़ सकता था या अपने शिष्यों और दोस्तों को उपहार में दे सकता था। इसके बाद निंग ने एक और कदम आगे बढ़ाया और एक झील के पास प्रकट हुआ जो सैकड़ों अरबों किलोमीटर लंबी थी। 2 सम्राट झील के किनारे उस जगह पर ध्यान से नजर रखे हुए थे जहां निंग कुछ देर पहले गया था। अचानक उनके बगल में एक आयामी लहर दिखाई दी और उसके बाद उसमें से सफेद वस्त्र पहने डाउलॉर्ड प्रकट हुआ। उसके रूप ने दोनों सम्राटों को इतना भयभीत कर दिया कि उनके पैर ढीले पड़ गए। ये कैसे संभव है? उसने हमें कैसे ढूंढ लिया? हमने पहले ही मोर्चाबंदी कर ली थी ताकि अगर कोई हमारे पास आए तो हम दूर से ही उसका पता लगा सकें। ऐसा लग रहा था कि डाउलॉर्ड ने भी कोई तैयारी नहीं की थी। उसने ये कैसे किया, वे इसे बिल्कुल समझ नहीं पाए। सच तो ये है कि इस विशाल छिपे हुए आयाम ने निंग पर काफी दबाव डाला था। ईश्वरीय ज्ञान अवरुद्ध हो गया था। उसके पास अपनी आंखों का इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि उसकी दृष्टि भी कई तरह की अदृश्य ऊर्जाओं से क्षीण हो गई थी, जिससे उसकी देखने की क्षमता सीमित हो गई थी। मैंने इस पल के लिए, केवल इस क्षण के लिए, रियल्म गेट के बगल में पवन तलवार दाव में निपुणता प्राप्त करने के लिए 5 लाख साल प्रशिक्षण में बिताए। निंग ने सोचा, अगर वह अपने दुश्मनों से दूर रहता और उन्हें ढूंढ नहीं पाता तो वह एक निष्क्रिय स्थिति में पहुंच जाता जहां वह केवल उनके हमलों को ही झेल पाता। इसीलिए उसने बैठकर अपने पवन तलवार दाव में महारत हासिल करने का फैसला किया। निंग ने पहले विभिन्न दाव में 3000 अराजकता चक्रों का प्रशिक्षण लिया था। अगर उसने पवन तलवार दाव पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया होता तो वह इसे बहुत पहले ही पूरा कर चुका होता। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया। उसने चीजों को सामान्य रूप से चलने दिया और अपना ज्यादा समय ज्यादा कठिन अंतरिक्ष तलवार दाव पर लगाना पसंद किया। एक साधारण तलवार दाव पर इतना ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं थी।
परगेटरी में वह अपने किसी भी शत्रु को ढूंढने में पूरी तरह असमर्थ था, इसलिए उसने पवन तलवार दाव पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। हवा का कोई रूप या आकार नहीं था, फिर भी वह पूरी दुनिया में बह रही थी। पवन तलवार दाव की बदौलत निंग अपनी इंद्रियों से हवा पर सवार होकर हर एक हेगेमॉन और सम्राट का सटीक पता लगा पाया। वह उन्हें नंगी आंखों से भले ही न देख पाता हो, लेकिन हवा से उन्हें महसूस कर सकता था। भागो! भयभीत सम्राट जल्दी से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन निंग उन्हें घूर रहा था। उसकी निगाहें मानो जम गईं और हवा की दो धाराओं में बदल गईं। पहले तो हवा काफी धीमी लग रही थी, लेकिन जब वह दोनों सम्राटों के पास से गुजरी तो एक प्रचंड तूफान में बदल गई। दोनों सम्राटों ने भागने की कोशिश की, लेकिन तूफान तलवार की रोशनी की अनगिनत छोटी छोटी धारियों से बना था जो उन्हें आसानी से धूल में मिला रही थीं। अगला, निंग ने उनके खजाने उठाने में जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। इसके बजाय वह तुरंत अंतरिक्ष में दुश्मनों के अगले दस्ते की ओर बढ़ गया। अगर निंग अपनी ऊर्जा का कुछ हिस्सा इस्तेमाल करना चाहता तो वह नॉर्थबो तलवार से स्पेस टाइम को भेदकर दूर से ही उन्हें मार सकता था। हालांकि इसमें उसकी बहुत ज्यादा शक्ति खर्च हो जाती। वह ऐसा करने को तैयार नहीं था। अगर वह अपनी ऊर्जा बचाते हुए उन्हें मारना चाहता था तो उसे उन्हें बहुत पास से मारना होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस छिपे हुए आयाम का उसके तलवार दाव क्षेत्र पर दमनकारी प्रभाव था, जिससे वह अपने सामान्य आकार तक नहीं बढ़ पा रहा था। जब निंग ने अपने पवन तलवार दाव का उपयोग करके एक तलवार दाव क्षेत्र बनाया था जो अपने शत्रुओं पर गरजती हवा के साथ हमला करता था, तो वह केवल कुछ 100 अरब किलोमीटर की दूरी से ही हमला कर पाया था। इस दूरी पर निंग अपने पवन तलवार दाव का उपयोग करके स्पेस टाइम को दबा सकता था और अपने शत्रुओं को भागने से रोक सकता था। समस्या ये थी कि खरबों किलोमीटर दूर और भी दुश्मन थे, कुछ तो उससे भी ज्यादा दूर थे। निंग इतनी दूरी पर स्पेस टाइम को दबा नहीं सकता था। जब उसके दुश्मन उसे हमला करते देखते तो पलक झपकाकर बच निकलते, इसलिए उसे उनके पास जाकर हमला करना पड़ता था। सफेद वस्त्रधारी डाउलॉर्ड हम पर हमला कर रहा है। वह हम पर हमला करने के लिए अंतरिक्ष में घूम रहा है। जल्दी करो और सेना में शामिल हो जाओ। अगर हम ऐसे ही अलग थलग रहे तो हम सब मर जाएंगे। निर्वासित लोग अब तक पूरी तरह से डर चुके थे। फुसफुसाहट। निंग एक और दस्ते के सामने प्रकट हुआ। इस दस्ते में कुल 3 सम्राट थे। जब उन्होंने सफेद वस्त्रधारी डाउलॉर्ड को देखा तो उनके दिल दहशत से भर गए। उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत अपने सबसे शक्तिशाली सिथे हथियारों को निंग से लड़ने के लिए छोड़ दिया। वे जानते थे कि बचना बिल्कुल नामुमकिन है। उनके पास सफलतापूर्वक भागने का कोई मौका नहीं था। दोनों सम्राटों के हाथ में एक अजीब सा राजदंड था जिससे एक धुंधली रोशनी चमक रही थी और निंग को ढक रही थी। निंग का तलवार दाव क्षेत्र भी इस धुंधली रोशनी को रोक नहीं पाया, क्योंकि वह निराकार और अवास्तविक थी। उसने निंग को पूरी तरह से ढक लिया था। तीसरे सम्राट ने एक लंबा भाला उठाया। उसने अचानक उसे आगे की ओर फेंका, जिससे वह हवा में गर्जना करता हुआ मानो प्रकाश की एक धारा तलवार दाव क्षेत्र से होकर निंग पर वार कर रही हो। कितना शक्तिशाली ब्रह्म! मेरा दाव हृदय पुनर्तः परिपूर्ण है और मैं ब्रह्मों पर उच्च स्तर की महारत हासिल कर चुका हूँ। फिर भी मैं इससे थोड़ा प्रभावित था। लगता है मुझे जल्द से जल्द अपने ब्रह्मों के दाव को हेजेमनी में अपग्रेड करना होगा। जब मैं उस सिथे 61 डाबर से टकराया तो मैं भी उससे थोड़ा प्रभावित हुआ था। निंग आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। सिथे सचमुच हर एक दाव में अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। हालांकि निंग ब्रह्मों से थोड़ा प्रभावित था, फिर भी वह बेहद स्पष्ट और दृढ़ था। शक्तिशाली भाले के उसकी ओर आने की बात क्या थी? निंग बस वहीं खड़ा रहा, हिला तक नहीं। उसने अपने तलवार दाव क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। तलवार की रोशनी की अनगिनत धाराओं को पानी की धाराओं और हवा के झोंकों में बदल दिया जो भाले पर टूट पड़े। हालांकि भाला तलवार की रोशनी के अवरोध को चीरने में सक्षम था, लेकिन उसका प्रक्षेप पथ थोड़ा बदल गया था। जिस दूरी पर वे लड़ रहे थे उसे देखते हुए थोड़ा सा भी बदलाव करने पर निशाना चूक सकता था। जब तक लॉन्ग स्पीयर निंग के पास से गुजरा वह 30 मीटर से भी ज्यादा दूर से चूक गया। अगर उनमें से कई एक साथ मुझ पर तरह तरह के हमले करें तो मैं मुश्किल में पड़ सकता हूँ। सिर्फ 3। डरने की कोई बात नहीं। निंग ने दुश्मनों के हमलों से निपटने के साथ ही अपने हमले भी शुरू कर दिए। उसने अपने दुश्मनों की तरफ एक तेज हवा भेजी और जब तक वह लंबे भाले से बच पाया उसकी हवा ने उन तीनों सम्राटों को धूल में मिला दिया था। तभी निंग ने अब मालिकविहीन लंबे भाले को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। अगला, निंग तुरंत अंतरिक्ष में घूमता हुआ अगले दस्ते की ओर बढ़ गया। पवित्र क्षेत्र। इंद्रधनुषी एल्डरहॉल। नीले बालों वाला युवक और उसके 2 शिष्य एक विशाल भ्रामक छवि के सामने खड़े थे जो निंग द्वारा निर्वासितों का वध करने का दृश्य प्रदर्शित कर रही थी। इस पूरे गुप्त आयाम के नियंत्रक होने के नाते जो बाहरी दुनिया पर नजर रखने के लिए भी जिम्मेदार था, उसे इस आयाम में होने वाली हर चीज पर नजर रखने की पूरी क्षमता थी। निंग की हर गतिविधि उसकी नजर में थी। वे मूर्ख नीले बालों वाले युवक का चेहरा तनावग्रस्त हो गया और उसने अपनी दृष्टि उस छवि पर केंद्रित कर दी जैसे ही उसने अपनी ईश्वर इंद्रिय को एल्डरहॉल से बाहर परगेटरी में भेजा। स्पेस टाइम, रुक जा। नीले बालों वाले युवक ने तुरंत स्पेस टाइम को दबा दिया ताकि निंग की प्रगति को रोका जा सके। निंग द्वारा परगेटरी में 2 अलग अलग दस्तों को मारने के लिए आगे बढ़ने के बाद पवित्र क्षेत्र में एक सल्ट को अंततः कार्रवाई के लिए उकसाया गया, जिससे निंग के आसपास के क्षेत्र में स्पेस टाइम का दमन हुआ। हालांकि निर्वासितों को स्पेस टाइम के दमन का सामना नहीं करना पड़ा।
इस प्रकार वे तेजी से अंतरिक्ष में एक साथ जुड़ने के लिए आगे बढ़ पाए, जबकि निंग की गति काफी धीमी हो गई। मैंने अभी तक कोई खजाना भी नहीं उठाया है। इस छिपे हुए आयाम के पीछे की महाशक्ति ने मेरे आसपास के स्पेस टाइम को दबाना शुरू कर दिया है ना? निंग हंसा। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि स्पेस टाइम को दबाना मेरे रास्ते को रोकने के लिए काफी होगा? फुफ। निंग ने एक बार फिर अपने सामने के शून्य में एक जोरदार छेद कर दिया, जिससे एक लहरदार स्थानिक सुरंग बन गई जिसने उसे 600 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा दूर फेंक दिया। ये थी उसकी स्पेस स्वॉर्ड दाव की शक्ति। उसकी स्पेस स्वॉर्ड दाव की शक्ति के आगे ऑटोक टाइटेनोस या ऑटोक एकोंग जैसे ऑटोक, जो स्पेस के दाव में विशेषज्ञ नहीं थे, भी अंतरिक्ष को चीरने में थोड़े कमजोर थे। सिथे एक्सेल्ट अपने आसपास के स्पेस टाइम को दबाने के लिए एल्डर हॉल की शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन निंग ने अपनी ऊर्जा बचाई और सिर्फ दाव की शक्ति का इस्तेमाल करके जमे हुए स्पेस टाइम को चीरकर काफी कम दूरी पर टेलीपोर्ट कर लिया। 600 अरब किलोमीटर से ज्यादा दूर टेलीपोर्ट करने के बाद वह पहले ही दमित स्पेस टाइम के क्षेत्र से बाहर आ चुका था। नतीजतन वह तेजी से एक और दस्ते की ओर टेलीपोर्ट करने में सक्षम हो गया, जिसे उसने आसानी से खदेड़ दिया। इस दृश्य ने पवित्र क्षेत्र के नियंत्रण में रहने वाले एक्सेल्ट को सचमुच चौंका दिया। मुझे पता था कि अगर वह पूरी ताकत से हमला करता है तो मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन वह अपनी तलवार दाव क्षेत्र की शक्ति का उपयोग करके वास्तव में स्पेस टाइम को पार करने में सक्षम था। सिथे एक्सेल्ट को इस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अंतरिक्ष के दाव पर महारत के मामले में वह पहले ही मुझसे पूरी तरह आगे निकल चुका है, लेकिन उसका दाव तो तलवार का है। वह अंतरिक्ष के दाव में भी इतनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच सकता है? वह इस पर यकीन नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके सामने जो दृश्य था उसमें निंग एक के बाद एक दस्तों से जूझ रहा था। सम्राटों के अलग अलग दस्ते बेतहाशा भागने लगे और धीरे धीरे कुछ लोग आखिरकार एकजुट होने लगे। पुस्तक 41 अध्याय 21 36 पत्थर के खंभे। गुरुजी, हमें क्या करना चाहिए? अगर हम चीजों को इसी तरह जारी रहने देंगे तो परगेटरी में हेगेमन्स और सम्राट इतने भयभीत और अप्रभावी हो जाएंगे कि उनमें से आधे का नरसंहार हो जाएगा, इससे पहले कि वे सेना में शामिल हो सकें। एक्सेल्ट के बगल में खड़े दोनों शिष्य काफी चिंतित थे। नीले बालों वाला युवक फिर शांत हो गया। उसने उस भ्रामक चित्र में मौजूद छवियों को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम निर्वासितों को कम आंक रहे हो। वे बाकी सभी मामलों में बेकार हो सकते हैं, लेकिन एक चीज में वे अच्छे हैं, वह है जिंदा रहना। वह सफेद वस्त्रधारी डाउलॉर्ड ज्यादा से ज्यादा 30% हेगेमॉन और सम्राटों का सफाया कर पाएगा। तब तक बाकी सब एकजुट हो जाएंगे। मैंने 2 अनमोल सर्वनाश श्रेणी के खजाने पारगेटरी को दे दिए हैं। अगर डाउलॉर्ड वहां मर जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। ठीक है, उसके बगल में बैठे 2 शिष्यों ने सहमति में सिर हिलाया। सर्वनाश श्रेणी के खजाने दावगार्ड टावरों के अलावा उस छिपे हुए आयाम के सबसे शक्तिशाली खजाने थे। इससे पहले उन्होंने निंग के खिलाफ 4 त्रिकोणीय आपदा श्रेणी के खजानों का इस्तेमाल किया था। वे थोड़े कमजोर थे, लेकिन उन्हें नियंत्रित करना भी आसान था। सर्वनाश श्रेणी के खजानों को नियंत्रित करना कहीं ज्यादा मुश्किल था। आसमान अंधेरा था, पाताल लोक के किनारों पर लपटें धधक रही थीं और स्पेस टाइम पूरी तरह दबा हुआ था। निंग स्पेस टाइम को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था, बार बार पलकें झपका रहा था और तेज गति से हेगेमॉन्स और सम्राटों का वध कर रहा था। हालांकि इस प्रक्रिया में समय लगा। निंग के पहले हमलों में जो हेगेमॉन्स और सम्राट नष्ट नहीं हुए थे, वे तेजी से एक दूसरे की ओर भाग रहे थे और एक साथ इकट्ठा हो रहे थे। थोड़ी देर बाद वे बहुत तेजी से भाग गए। सफेद वस्त्र पहने निंग एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। उसने अपनी निगाहों से जमीन को देखा। हालांकि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वह हवा के सहारे यह अंदाजा लगा पाया कि बचे हुए हेगेमॉन और सम्राट पहले ही 2 बड़ी टुकड़ियों में बंट चुके थे। उन्होंने अपने सिथे हथियारों की शक्ति का इस्तेमाल शुरू कर दिया था और निंग के आने का इंतजार करते हुए कई जाल बिछा दिए थे। इन दोनों समूहों से निपटना थोड़ा मुश्किल होगा। निंग समझ गया कि ये दोनों समूह कितने खतरनाक होंगे, इसलिए उसने हंसते हुए कहा, पहले उन खजानों को इकट्ठा करने का समय आ गया है। फुसफुसाहट। निंग इत्मीनान से अंतरिक्ष में घूमता हुआ उन जगहों पर गया जहां उसने पहले हेगेमन्स और सम्राटों को मारा था और फिर उनके गिरे हुए सिथे खजाने को उठाया। वह भयानक डाउलॉर्ड क्या कर रहा है? क्या वह अभी तक आया है? अभी तक नहीं। मैंने उसे ढूंढ लिया। सभी निर्वासितों के पास अपनी अपनी खास तकनीकें थीं और कुछ तो पवित्र क्षेत्र की मदद से निंग की हर गतिविधि पर नजर रख पा रहे थे। वह सच में हमारे खजाने लूट रहा है। निर्वासित लोग निंग को आराम से एक जगह से दूसरी जगह टहलते हुए और सारे खजाने बटोरते हुए देखकर अवाक रह गए। उसने पहले ऐसा नहीं किया था क्योंकि लड़ाइयां बहुत तेज थीं और वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। बचे हुए निर्वासित लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और इसी तरह वे भी खजाने बटोरने के लिए नहीं रुके। 19 सिथे खजाने, हर एक की अपनी अद्भुत विशेषताएं। सभी काफी मजबूत हैं और कुछ तो वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। निंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। सिथे ने स्वाभाविक रूप से उसके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कई शक्तिशाली हथियार तैयार कर रखे थे। सभी हथियार उठाने के बाद निंग ने अंतरिक्ष में शानदार तरीके से घूमते हुए हेगेमन्स और सम्राटों के पहले दस्ते के सामने पहुंच गया। पूरे परगेटरी में सिर्फ 2 दस्ते बचे हैं, लेकिन हर दस्ते के पास बड़ी संख्या में हेगेमोन और सम्राट हैं, साथ ही खास हथियार भी हैं। वे वाकई काफी खतरनाक हैं। निंग ने अपने सामने वीरान जंगल की ओर देखा, जहाँ एक विशाल गहरे लाल रंग का किला था जो किसी राक्षसी चीज जैसा लग रहा था। महल में कुल 9 मीनारें थीं और लगभग 1.8 अरब किलोमीटर के क्षेत्र में इसके चारों ओर कुल 36 विचित्र पत्थर के खंभे बिखरे हुए थे।
इन सभी पत्थर के खंभों के ऊपर अलग अलग हथियार मंडरा रहे थे। मिलने आना, आओ और मर जाओ। महल के भीतर 20 से अधिक हेगेमोन और सम्राट थे और वे सभी निम्न की ओर हत्या की निगाह से देख रहे थे। ये किला एक विशाल किला था जो युद्ध के लिए बनाया गया था। इसकी पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए 36 सम्राटों की आवश्यकता थी। हालांकि वहां पर्याप्त सम्राट मौजूद नहीं थे, फिर भी कई सम्राटों के पास अवतार थे जो मदद कर सकते थे और इसलिए वे इस महल की शक्ति का पूरा उपयोग करने में सक्षम थे। अब मैं इस महल से कैसे निपटूं? निंग दूर से महल को घूर रहा था, उसके ज्यादा पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे अंदाजा हो गया था कि अगर वह महल के 10 अरब किलोमीटर के दायरे में गया तो उस पर भयानक हमला होगा। मुझे आश्चर्य है कि यह किला किस तरह का हमला कर सकता है। वे 36 पत्थर के खंभे भी काफी खतरनाक लग रहे हैं, निंग ने सोचा। फिलहाल उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि ये किला किस तरह के हमले कर सकता है। अगर उसे जानना होता तो उसे जाकर इसका परीक्षण करना पड़ता। हालांकि एक बार जब उसे पता चल जाता तो वह उनके प्रकोप का शिकार हो सकता था। आहा, तुम वहाँ सफेद वस्त्र पहने डाउलॉर्ड, क्या तुम्हें सचमुच बहुत खतरनाक नहीं होना चाहिए? तुम हिल क्यों नहीं रहे? महल के भीतर से एक जोरदार, मजाकिया, गुस्से से भरी चीख गूंजी जो अरबों किलोमीटर तक फैल गई और उसके पार की दुनिया को हिलाकर रख दिया। मैं सोच रहा हूँ, मैं ये तय करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे इस महल से कैसे निपटना चाहिए, निंग ने हंसते हुए जवाब दिया। निंग बोलते हुए महल का निरीक्षण करता रहा। उसे आभास हो रहा था कि ऊर्जा का एक अदृश्य क्षेत्र 10 अरब किलोमीटर की दूरी तक महल को घेरे हुए था। इस क्षेत्र में स्पेस टाइम पूरी तरह से दबा हुआ था और वे 36 पत्थर के खंभे भी शक्ति से लहलहा रहे थे। तुम इस महल को 10 या 100 बार तक घूर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे महल में छिपे रहस्यों को नहीं देख पाओगे, क्रोधित स्वर ने उत्तर दिया। बस देखते रहो। निंग इस प्रतिक्रिया से न तो चिढ़ गया और न ही अधीर। हेगेमोन और सम्राटों के दूसरे दस्ते ने उसकी ओर बढ़े बिना दूर से ही उसे देखा। दोनों सर्वनाश श्रेणी के खजानों को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में हेगेमोन और सम्राटों के एक साथ काम करने की जरूरत थी। उनके लिए एक साथ काम करने का कोई वास्तविक तरीका नहीं था। उनके लिए निंग के खिलाफ अकेले ही लड़ना बेहतर था। निंग ने महल का विश्लेषण करने और पत्थर के खंभों पर लगे रहस्यमयी रूनों पर विचार करने में आधे महीने से ज्यादा समय बिताया। उसने महल से निकलने वाली विभिन्न आभाओं और तरंगों के साथ भी खुद को सावधानीपूर्वक तालमेल बिठाया। अंततः वह एक सरल, प्रारंभिक निष्कर्ष पर पहुंचने में सफल रहा। इस किले के हमले क्षेत्रीय हमले वाले होने चाहिए, जबकि 36 पत्थर के खंभे मुझ पर ही निशाना साधेंगे और मेरे लिए बच पाना नामुमकिन बनाने की कोशिश करेंगे। निंग ने मन ही मन सिर हिलाया। सिथे ने शायद मेरी शक्ति और क्षमताओं का मोटा मोटा अंदाजा लगा लिया है। ये किला शायद मेरे लिए एक बेहतरीन प्रतिकार साबित हो सकता है। निंग बहुत तेज था, लेकिन सिथे एक्सल्ट ने निंग की गति का मुकाबला करने के लिए विशेष रूप से इस महल को चुना था। फिर भी मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मुझे आगे बढ़ना है और सारी बाधाओं को पार करना है। निंग के लिए मरना एक बात थी, क्योंकि उसकी सच्ची आत्मा पहले ही बिखर चुकी थी। हालांकि यहाँ मरने का मतलब था कि गोलियों का आदर्श भी बच नहीं पाएगा। निंग ये देखने को तैयार नहीं था। अब समय आ गया है कि हम सब कुछ नष्ट कर दें और उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दें। फुफ! निंग अचानक हिल गया, एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो दूर स्थित महल की ओर बढ़ रही थी। जल्द ही वह 10 अरब किलोमीटर की सीमा में पहुंच गया। हमला करो! उस बदसूरत महल के अंदर बैठे हेगेमोन ने तुरंत हमले का आदेश जारी किया और महल की 9 मीनारें एक साथ जगमगा उठीं और प्रकाश की 9 अर्धपारदर्शी किरणें अंतरिक्ष को चीरती हुई निकलीं। प्रकाश की ये 9 किरणें 9 पत्थर के खंभों पर निकलीं, फिर मुड़कर दूसरे पत्थर के खंभों को भी चीरती हुईं। प्रकाश की किरणें विभिन्न खंभों से होकर गुजरती रहीं और तेजी से प्रकाश का एक विशाल मकड़ी का जाला बन गया। ऐसा होते ही 36 पत्थर के खंभों के ऊपर रखे हथियारों की शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी। निंग चुपचाप उसे महल के पास आते देखता रहा। 6 अरब किलोमीटर, 5 अरब किलोमीटर, 4 अरब किलोमीटर, 3 अरब किलोमीटर। जैसे ही निंग महल से 3 अरब किलोमीटर दूर पहुंचा, किसी प्रकार की कोई प्रणाली सक्रिय हो गई। फुफकार! एक पत्थर के खंभे के ऊपर से गहरे नीले प्रकाश की एक किरण निकली जो एक विशाल नीले सांप में बदल गई, जिसकी लंबाई 3 लाख मीटर थी। सांप तुरंत निंग की ओर उड़ गया। चटक! दूसरे पत्थर के खंभे के ऊपर एक विशालकाय आंख दिखाई दी जिसकी पुतली अजीब सी खड़ी थी। खड़ी पुतली से निंग की ओर रक्त रंग की रोशनी की एक लकीर निकल रही थी। हवा में तरह तरह के हमले हो रहे थे, जिनमें हड्डियां कंपा देने वाली ठंड, एक धुंधली काली धुंध, एक विशाल और दुष्ट हथेली और मुड़ी हुई स्पेस टाइम तरंगों की परतें शामिल थीं। ये हमले निंग पर हर तरफ से बरस रहे थे, साफ तौर पर निंग को घेरने और डुबोने की कोशिश कर रहे थे। उसे बचने का कोई मौका नहीं दे रहे थे क्योंकि वे उसे खत्म करना चाहते थे। निंग को तुरंत समझ आ गया कि वह किस घातक स्थिति में आ गया है। शक्तिशाली सिथे हथियार अविश्वसनीय गति से हमला करने में सक्षम थे। जब उस पर दाउगार्ड टॉवर का हमला हुआ, जिसने गोलियों के प्रतिमान को फंसा लिया था, तो उसे वास्तव में अपनी ऊर्जा का उपयोग करके बचने की कलाओं का उपयोग करके चकमा देना पड़ा था। वास्तविक गति के संदर्भ में ये हमले वास्तव में निंग की अपनी गति से भी तेज थे। उनमें से केवल एक को चकमा देने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती। अविश्वसनीय सटीकता वाले 36 हमलों से बचना, जो सभी एक दूसरे के साथ समन्वित थे, ये कितना कठिन होगा। जहां तक अपरिष्कृत बल से हमलों को नष्ट करने की बात है,
अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो उसकी अपनी गति प्रभावित होगी और उसे एक के बाद एक हमले झेलने पड़ेंगे। निंग इन सभी हमलों का प्रतिरोध करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। उसे अपनी तलवारबाजी पर निर्भर रहना होगा, जिसका मतलब है कि उसे दर्जनों बार वार करने होंगे। अगर बाहरी घेरा भी उसे इतने वार करने के लिए मजबूर करता है तो यह अकेला किला ही उसे मौत के घाट उतारने के लिए काफी होगा। हवा, बिजली। निंग ने अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाईं और अपनी पीठ पर म्यान से उत्तरधनुष तलवारों का एक जोड़ा निकाला। अब उसके दोनों हाथों में एक एक उत्तरधनुष तलवार थी और उसने अपनी पवन तलवार दाव और बिजली तलवार दाव का इस्तेमाल करते हुए एक ही समय में तलवार की रोशनी की 2 धारियां छोड़ी। धमाक धमाक। निंग की गति अचानक आसमान छू गई और उसके पीछे 2 प्रकाश की किरणें प्रकट हुईं। पहली किरण बिजली की तरह चमक रही थी, जबकि दूसरी हवा की तरह भूतिया थी। वे पंखों के एक जोड़े की तरह लग रहे थे, एक बिजली का और दूसरा हवा का। निंग ने पवन तलवार दाव में महारत हासिल करके कुछ अंतर्दृष्टियां प्राप्त की। 5 तत्व एक समूह का हिस्सा होने के कारण एक साथ काम करने में सक्षम थे और पवन तलवार दाव और बिजली तलवार दाव भी एक साथ काम करने में सक्षम थे। हवा और बिजली मिलकर काम करते थे, जिससे निंग उस गति के अधिकतम स्तर तक पहुंच जाता था जिसकी वह वर्तमान में क्षमता रखता था। पुस्तक 41, अध्याय 22, तूफान। फुसफुसाहट। निंग भयानक गति से आगे बढ़ी और तुरंत ही 2 हमलों से बच गई जो उसके ठीक सामने से गुजर गए। ये सचमुच चाकू की धार पर नाचने जैसा था। निंग खुद कभी इतनी खतरनाक स्थिति में नहीं रहा था और उसे यकीन नहीं था कि वह बच पाएगा। वह बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता था। बिजली की तलवार और हवा की तलवार की रोशनी वाले उसके पंखों ने उसे अविश्वसनीय गति प्रदान की थी, जिससे वह बार बार बच सकता था। स्लैश 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 स्लैश। अचानक प्रकाश की अर्ध पारदर्शी किरणें निंग की ओर झुकने लगीं। इससे निंग तुरंत थोड़ा घबरा गया। 36 पत्थर के खंभों के हमलों के अलावा उसे प्रकाश की अर्ध पारदर्शी किरणों से भी जूझना पड़ा। अब निंग के लिए बचना और भी मुश्किल हो गया था और इस क्षेत्र का प्रकाश बहुत पहले ही एक विशाल जाल में बदल चुका था। चकमा चकमा चकमा। भारी दबाव में निंग लगातार अविश्वसनीय गति से चकमा दे रहा था और बेहद अप्रत्याशित विचित्र तरीकों से आगे बढ़ रहा था। वह सचमुच चकमा दे रहा है। महल में मौजूद सम्राट और हेगेमोन सभी ये देखकर दंग रह गए। उन्होंने देखा कि ये हमले इतने तेज थे कि उनमें से कोई भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा था। हालांकि निंग किसी तरह लगातार खाली जगह ढूंढने और उन भयंकर हमलों से बचने में कामयाब रहा। हमलों से बचता और उन्हें चकमा देता रहा। उनमें से एक भी उसे मारने में कामयाब नहीं हुआ। पवन तलवार दाव और बिजली तलवार दाव को एक साथ मिलाना बिल्कुल अद्भुत लगता है। यह निंग का पहली बार था जब उसने 2 अलग अलग तलवार दाव का एक साथ उपयोग किया था और जैसे जैसे वह अपनी पीठ पर थंडर विंग्स और पवन विंग्स को चकमा देता रहा, वह और अधिक चुस्त और फुर्तीला होता गया। वह तेज भी था और अप्रत्याशित भी। दोनों पंखों की जोड़ी मिलकर एक अद्भुत तरीके से काम करती थी, जिससे निंग और भी तेज और फुर्तीला होता गया। हवा बिजली की गति को सहारा दे सकती है, जबकि बिजली हवा की ताकत को और बढ़ा सकती है। निंग अचानक बिजली और हवा की 2 तेज धारियों में बदल गया, जैसे ही उसके 2 पंख आपस में मिल गए। अब हवा में बिजली थी और बिजली में तूफान। तेज, बर्बर, प्रभुत्वशाली, अनभिज्ञ, रहस्यमय। स्वॉश स्वॉश स्वॉश। हवा और बिजली की धुंधली रोशनी अर्ध पारदर्शी प्रकाश किरणों के बीच से गुजर रही थी। वह 36 पत्थर के खंभों के हमलों से आसानी से बचता रहा क्योंकि उसे बार बार हमलों में रास्ते मिल रहे थे और वह महल की ओर बढ़ता रहा। ये कैसे संभव है? वह हमारे सभी हमलों को पूरी तरह से कैसे चकमा दे पा रहा है? यह असंभव है। महल में मौजूद हेजेमोन और सम्राटों की घबराहट बढ़ती जा रही थी। अगर वे साधारण साधकों से लड़ रहे होते तो यह महल ही उनके विरोधियों को उनके रास्ते में ही रोकने के लिए काफी होता। हालांकि निंग शक्ति में एक तानाशाह के बराबर था। अगर वह उनके महल के पास भी पहुंच जाता तो वे हार जाते। ऐसा इसलिए था क्योंकि निंग इतना शक्तिशाली था कि अपनी तलवारबाजी से महल को भेद सकता था और वह महल के अंदर से भी पलकें झपका सकता था। डॉन युद्ध के दौरान ऑटोक बोलिन और अन्य लोगों ने ठीक यही किया था। वे विभिन्न युद्धपोतों के अंदर घुस गए थे और बाहरी सुरक्षा उनके लिए किसी भी तरह से काम नहीं आई थी। इस प्रकार निंग के लिए महल केवल तभी खतरा बन सकता था जब उस पर बाहरी हमले किए जाएं। समस्या ये थी कि वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि ये हमले निंग को रोकने में पूरी तरह से असमर्थ थे। बाहर जाओ, बाहर जाओ, तुम सब बाहर जाओ। अपने पास मौजूद हर सिथे हथियार का इस्तेमाल इस डाउलॉर्ड पर हमला करने के लिए करो। प्रभारी हेगेमोन ने आदेश दिया। हमें उसे रोकना होगा और उसे महल के पास आने से रोकना होगा। अगर वह हमारे करीब आ गया तो हम खत्म हो जाएंगे। सब लोग बाहर निकलो। सभी हेगेमोन और स्टैंड बाय सम्राटों को तुरंत बाहर निकलना होगा। अगर आप उसकी गति को जरा भी बाधित कर सकें तो हम उस पर हमला कर पाएंगे। एक हमले के बाद दूसरा हमला होगा और हो सकता है कि वह हमारे हाथों मर भी जाए। चलो ऐसा करते हैं। सच तो ये है कि अंदर मौजूद हेजेमोन और सम्राट भी घबराने लगे थे। अफसोस, महल पर नियंत्रण के लिए उनमें से ज्यादातर की जरूरत थी। अवतारों के बावजूद महल अंततः कुल मिलाकर केवल 3 सम्राटों को ही भेज पाया। इन सम्राटों के पास 2-3 शक्तिशाली सिथे हथियार थे। वे महल की सतह पर खड़े होकर दूर से आते तूफानी निंग को घूर रहे थे। दांत पीसते हुए वे हमला करने लगे और निंग को उसकी लय से बाहर करने की कोशिश करने लगे। फुसफुसाहट। एक जंजीर निंग की ओर उड़ी, उसे लपेटने की कोशिश में।
अफसोस, निंग तक पहुंचने से पहले ही एक अर्ध पारदर्शी प्रकाश की किरण उस पर लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। स्पष्टतः प्रकाश की किरणें मित्र और शत्रु में भेद नहीं कर पा रही थीं। महल निंग पर आक्रमण करने के लिए कई प्रकार के आक्रमण कर रहा था और ये आक्रमण एक दूसरे के साथ इतने सामंजस्य में थे कि एक दूसरे को रद्द नहीं कर सकते थे। दुर्भाग्य से इन तीनों सम्राटों के लिए महल से होने वाले अर्ध पारदर्शी आक्रमणों से पूरी तरह बचना कठिन था। धिक्कार है, तीनों सम्राट क्रोध से पागल हो रहे थे। अफसोस, उनका क्रोध बेकार गया। निंग तेज गति से आगे बढ़ता रहा क्योंकि उसे अपने पवन तलवार दाव और बिजली तलवार दाव को एक साथ मिलाने की आदत होती जा रही थी। कोई भी हमला उस पर असर नहीं कर पा रहा था। तीनों सम्राटों ने निंग की गतिविधियों में बाधा डालने की पूरी कोशिश की, लेकिन हालांकि कभी कभार कोई हमला निंग के पास पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन उनमें से कोई भी निंग को कोई खतरा नहीं पहुंचा सका। 1 अरब किलोमीटर, 9 करोड़ किलोमीटर, 8 करोड़ किलोमीटर। निंग महल के और करीब पहुंचता गया और जैसे ही वह ऐसा करने लगा, अंदर मौजूद हेगेमॉन्स और सम्राटों में एक भयानक दहशत फैल गई। वे सभी जानते थे कि एक बार निंग मीनार तक पहुंच गया तो उनकी मौत हो जाएगी। चलो भागो। जब निंग मीनार से 20 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा तो अंदर बैठे सम्राटों की धड़कनें बढ़ने लगीं। उनमें से किसी को भी निंग को रोकने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। धमाका! पूरा किला रोशनी की एक किरण में बदल गया जो तेजी से दूर उड़ने लगी। उसी समय महल ने अपना स्पेस-टाइम दमन क्षेत्र निष्क्रिय कर दिया और दूर जाने लगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बच पाओगे? जैसे ही महल भागने लगा, प्रकाश की अर्ध पारदर्शी किरणें पूरी तरह से गायब हो गईं। अब पूरी तरह से निर्विघ्न, निंग तुरंत महल के सामने प्रकट हुआ। उसने एक हाथ आगे बढ़ाकर महल के बाहरी हिस्से को छुआ। झपकी! निंग ने अमर ऊर्जा की एक छोटी सी मात्रा का इस्तेमाल करके दाव को उसे घेरने का आदेश दिया, जिससे वह तुरंत अंदर झपका। महल का कठोर बाहरी आवरण पानी के एक कोमल पर्दे में बदल गया, जिसे निंग आसानी से पार करके अंदर पहुंच गया। अंदर बैठे सभी हेगेमॉन और सम्राटों के चेहरे पर निराशा के भाव थे। वार! तलवार की रोशनी की एक किरण बाहर निकली और 2 सम्राटों को वहीं मार डाला। अपना सारा खजाना नीचे रख दो और गिरफ्तारी स्वीकार कर लो। मैं अभी तुम्हारी जान बख्शने को तैयार हूँ, निंग ने कहा। हमारी जान बख्श दोगे? हेगेमॉन और सम्राट सभी हैरान रह गए। निंग ने उनका इतनी बेरहमी से पीछा किया था और महल में घुसते ही 2 सम्राटों को मार डाला था। इससे वे सचमुच बुरी तरह डर गए थे। निंग ने भौहें चढ़ाईं। लगता है तुम जीने की बजाय मरना पसंद करोगे। नहीं, हम जीना चाहते हैं। जीना चाहते हैं, हम सभी जीना चाहते हैं। हेगेमन्स और सम्राटों ने तुरंत अपने सभी खजाने और सीधे हथियारों को त्याग दिया, फिर आज्ञाकारी रूप से निंग के सामने पंक्तिबद्ध हो गए। निंग ने हाथ हिलाकर उन सबको अपनी संपदा दुनिया में खींच लिया। फिर उसने दूसरी बार हाथ हिलाकर खजानों को एक अलग संपदा दुनिया में खींच लिया। ये तथाकथित सिथे संतान अभी भी हमारे अपने कैओसवर्स के सदस्य हैं। मुझे उम्मीद है कि वे सिथे के प्रति पूरी तरह वफादार नहीं हैं, निंग ने सोचा। जब निंग पहली बार परगेटरी पहुंचा था तो उसका लक्ष्य दुश्मन को जितना हो सके कमजोर करना था। स्वाभाविक रूप से वह दया नहीं दिखाता, लेकिन अब जब वह जीत हासिल कर चुका था और महल में प्रवेश कर चुका था, निंग इन लोगों की हत्या तब तक नहीं करने वाला था जब तक जरूरी न हो। निंग 2 सम्राटों को तुरंत असली सिथे के रूप में पहचानने में सक्षम था। उन्हें कैओसवर्स के प्रमुख तत्वों द्वारा अनदेखा और दबाया जा रहा था, जो उनकी पहचान का प्रमाण था। हालांकि बाकी लोग वास्तव में सिथे वंशज थे। वे इसी कैओसवर्स के प्राणी थे जो यहीं जन्मे और पले बड़े थे। निंग ने पूरा किला तहस नहस कर दिया, फिर 36 पत्थर के खंभे भी इकट्ठा कर लिए। वह बहुत अच्छे मूड में था। मैंने उन हेगेमॉन और सम्राटों को हरा दिया, किले में घुस गया और ज्यादा ताकत लगाने से बच गया। निंग बिल्कुल अद्भुत महसूस कर रहा था। इस युद्ध के दौरान उसने बस अपनी पवन तलवार प्रकाश और बिजली तलवार प्रकाश का इस्तेमाल करके चकमा दिया था। बचाव कलाओं में उसकी ऊर्जा पूरी ताकत से वार करने की तुलना में बहुत कम खर्च होती थी। निंग ने जितनी भी उड़ान भरी थी, वह शायद एक तलवार के वार से होने वाली ऊर्जा के बराबर ही थी। महल में पलक झपकते ही बहुत कम ऊर्जा खर्च हुई। वह न्यूनतम प्रयास से अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहा था। वह खुश कैसे न हो सकता था। वह अंतरिक्ष में घूमता हुआ किसी और जगह पहुंच गया जहां अन्य हेगेमॉन और सम्राट एकत्रित थे। अरे, निंग ने आगे की ओर देखा, कुछ उलझन में। दूर दूर तक महलों की एक श्रृंखला थी, जिनमें बीच वाला महल सबसे बड़ा था। उसके चारों ओर छोटे छोटे महल बिखरे हुए थे और वे सभी एक विशाल महल परिसर में जुड़े हुए थे। निंग महल परिसर के भीतर कई हेगेमॉन और सम्राटों की आभा को स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहा था। उस जगह में 20 से ज्यादा ऐसे महल बिखरे हुए होंगे। मुझे लग रहा है कि यह महल परिसर उस किले से भी ज्यादा खतरनाक है। किसी अनजान वजह से निंग कांप उठा। वह जानता था कि यह उसका अवचेतन मन उसे खतरे की चेतावनी दे रहा है। महलों की बनावट को देखते हुए ये किसी विशाल संरचना जैसा ही होगा। निंग को ऐसी संरचना का सामना करते समय थोड़ी सी सतर्कता महसूस हुई। कोई जल्दी नहीं है। निंग कमल मुद्रा में बैठ गया। पहले मुझे अपने पवन तलवार दाव और बिजली तलवार दाव का ध्यान करने दो। जब वह पहले तेज गति से आगे की ओर उड़ रहा था तो उसे अचानक लगा कि वह अपने पवन तलवार दाव और बिजली तलवार दाव को और गहरे स्तर पर एक कर सकता है।
यह वैसा ही था जैसे निंग अपने स्पेस स्वॉर्ड दाव और टाइम स्वॉर्ड दाव को एक स्पेस टाइम स्वॉर्ड दाव में पूरी तरह से जोड़ने की योजना बना रहा था। निंग को अब यकीन हो गया था कि वह अपने लाइटनिंग स्वॉर्ड दाव और विंड स्वॉर्ड दाव को भी एक स्टॉर्म स्वॉर्ड दाव में पूरी तरह से जोड़ सकता है। शायद मुझे इसमें कोई अप्रत्याशित आश्चर्य मिल जाए। निंग ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने अद्भुत तलवार दाव क्षेत्र को अपने चारों ओर फैलने दिया। जैसे ही वह ध्यान करने लगा, पुस्तक 41 अध्याय 23 डायर स्ट्रेट्स। जी निंग कमल मुद्रा में बैठे रहे। हवा के झोंके उनके पास से गुजर रहे थे, कभी कभी मिलकर एक प्रचंड तूफान बन जाता था जो बिजली की चमक से भरा होता था। समय बीतता गया, एक के बाद एक साल बीतते गए। महल परिसर में सम्राट और अधिपति सभी चिंतित और अधीर होने लगे थे। डाउलॉर्ड ने अभी तक हमला क्यों नहीं किया? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वह सचमुच प्रशिक्षण के मूड में है। हेगेमोन और सम्राट सभी घबरा गए। निंग जितना शांत था, वे उतने ही ज्यादा घबराए हुए थे। बात यह नहीं थी कि उनके दाव हृदय कमजोर थे, बल्कि यह थी कि युद्ध में निंग का प्रदर्शन बेहद भयानक था। सज्जनों, क्या हमारी सेनाएं इस डाउलॉर्ड को रोक पाएंगी? ये किला भी सर्वनाश श्रेणी का था, लेकिन डाउलॉर्ड ने इसे आसानी से हरा दिया। हालांकि ये सेनाएं हमें काफी गहरी और शक्तिशाली लगती हैं, लेकिन ये डाउलॉर्ड इन्हें आसानी से हल कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हम गंभीर संकट में पड़ जाएंगे। कई सम्राट चिंतित थे। आराम करो, ईश्वर ने खुद हमें यह वरदान दिया है। मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा किसी अच्छे कारण से किया होगा। लेकिन एक्सल्फ ने एपोकेलिप्स क्लास महल भी प्रदान किया है ना? बस अब इस तरह की बातों की चिंता करने में बहुत देर हो चुकी है। या तो हम जीतेंगे या फिर युद्ध में मारे जाएंगे, और कोई चारा नहीं है। इसके अलावा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये किला आमने सामने की लड़ाई के लिए बना था, जबकि हम गहरी संरचनाओं पर निर्भर हैं। अगर वह संरचनाओं को नहीं सुलझा पाया तो वह फंस जाएगा और मर जाएगा। तुम वो नहीं हो। कौन जाने उसके पास क्या क्या तरकीबें छिपी हों। अगर वह इन संरचनाओं को सुझाने में कामयाब भी हो जाता है तो भी ऐसा नहीं है कि आपके पास इससे बेहतर संरचनाएं हों जिनका इस्तेमाल किया जा सके। याद रखना, हम निर्वासित हैं। ये बेहद खतरनाक हो सकता है, लेकिन यही हमारे बचने की एकमात्र उम्मीद भी है। हेगेमोन और सम्राटों के लिए ये घोर यातना थी, और पवित्र क्षेत्र में स्थित एक्सल्फ को भी कोई खास आराम नहीं मिल रहा था। निंग ने फिर भी अपना पूरा ध्यान अपने प्रशिक्षण पर केंद्रित किया। इस बार उसने बहुत लंबे समय तक ध्यान किया। उसके पूरा होने से पहले आधे से ज्यादा अराजकता चक्र बीत गया। धमाका। एक दिन उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हेगेमन्स और सम्राटों ने अचानक बैठे हुए श्वेत वस्त्रधारी युवक के आसपास एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनी। आकाश में बिजली हवा की तरह गरज रही थी, जबकि हवा स्वयं भी कड़कती बिजली के साथ टिमटिमा रही थी। बिजली और हवा के इस भयानक तूफान में अविश्वसनीय गति और प्रचंडता थी। घबराए हुए शासकों और सम्राटों की चौकस निगाहों के सामने श्वेत वस्त्रधारी युवक ने अंततः अपनी आंखें खोलीं। तूफान तलवार दाव। निंग ने समझ में सिर हिलाया। तूफान तलवार दाव में महारत हासिल करना उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान था, और पवन तलवार दाव और बिजली तलवार दाव में से किसी एक में महारत हासिल करने से भी ज्यादा आसान। शायद ये दोनों स्वाभाविक रूप से एक साथ इस्तेमाल करने के लिए ही बने हैं, निंग ने सोचा। अंतरिक्ष के दाव और समय के दाव स्वाभाविक रूप से एक साथ होने के लिए बने थे। जब एक साथ उपयोग किए जाते तो वे सहजता से और स्वाभाविक रूप से मिलकर अंतरिक्ष समय के दाव का निर्माण करते। ऐसा इसलिए था क्योंकि समय और स्थान एक पहिए के दो तीलियों की तरह अमिट रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जो एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते थे। बिजली का दाव, धातु का दाव, जल का दाव, अंतरिक्ष का दाव और निंग का शाश्वत ओमेगा तलवार दाव, ये सभी एक दूसरे से पूरी तरह अप्रासंगिक थे। इन्हें आपस में जोड़ने का कोई अच्छा तरीका नहीं था, जिससे इन्हें आपस में जोड़ना बेहद मुश्किल हो गया था। हालांकि 5 तत्व, तूफान और स्पेस टाइम सभी सेट थे जिनमें अत्यधिक संगत दास शामिल थे। समय हो गया है। निंग खड़ा हुआ और दूर स्थित महल परिसर को घूरने लगा। पूरा महल परिसर जटिल और गूढ़ संरचनाओं से भरा हुआ था, लेकिन निंग को उनसे कोई डर नहीं था। खनक। उसने अपनी पीठ पर म्यान से उत्तर धनुष तलवार निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर दूर महल परिसर की ओर चलने लगा। वह आ रहा है, वह सीधे हमारी ओर आ रहा है, वह सफेद वस्त्रधारी डाउलॉर्ड आ रहा है। जल्दी करो, सब लोग अपनी तैयारी करो। जैसे ही वह हमारी संरचनाओं में फंस जाए, हमें तुरंत उस पर सारे हमले शुरू कर देने चाहिए और कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हमने उसे हमारी संरचनाओं में घुसने का पर्याप्त समय दिया तो हम खत्म हो जाएंगे। इस दल को हराने में उसे जरूर कुछ समय लगेगा। हमें उसे मारने की पूरी कोशिश करनी होगी। हेगेमोन और सम्राट सभी सफेद वस्त्र पहने, तलवार लिए, अपनी ओर आते हुए डाउलॉर्ड को घूर रहे थे, मानो वे किसी बेहद भयानक राक्षस को देख रहे हों। बस एक ही बात उन्हें थोड़ा भरोसा दिला रही थी कि वे एक प्राचीन और शक्तिशाली सर्वनाश श्रेणी के दल द्वारा संरक्षित थे। निंग धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी तलवार दाव क्षेत्र की शक्ति पूरी तरह से प्रकट हो रही थी, क्योंकि वह अपने सामने के क्षेत्र को घेरने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था। ये शक्ति तेजी से फैलकर पूरे महल परिसर को अपनी गिरफ्त में ले रही थी, जो अब एक इकाई में तब्दील हो चुका था। निंग का तलवार दाव क्षेत्र अकेले उसे हिला पाने के लिए काफी नहीं था। छोटे महल चुपचाप अपनी जगह पर जमे रहे, अपनी शक्ति का जरा भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। मैं देखना चाहता हूँ कि वे कितने शक्तिशाली हैं। निंग अचानक हिल गया, एक भ्रामक छाया में बदल गया जो उस मार्ग की ओर बढ़ गया जो उसके अनुसार महत्वपूर्ण था। धमाका। जैसे ही निंग ने महल परिसर में कदम रखा, उसके पैरों तले जमीन हिलने लगी और आसमान बदलने लगा।
परिसर की भयानक शक्ति पूरी तरह से प्रकट हो गई और उसके सामने का दृश्य पूरी तरह से धुंधली रोशनी के क्षेत्र में बदल गया। धुंधले प्रकाश के क्षेत्र से गुजरने वाला निंग अकेला व्यक्ति था। उफ, उसने तुरंत गति बढ़ाकर प्रकाश में 10 अरब किलोमीटर की उड़ान भरी, लेकिन खुद को अभी भी उसमें फंसा पाया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी जगह पर ही उड़ रहा हूँ, मानो मैं बिल्कुल भी हिला ही नहीं। निंग ने अपनी तलवार दाव सीमा खोल दी। तलवार की रोशनी की अनगिनत धारियां छोड़ दी, लेकिन उन्हें केवल 10 लाख किलोमीटर की दूरी तक ही बढ़ा पाया। इस दूरी के आगे उनके आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। क्या अद्भुत संरचना है! इसने वास्तव में अपना स्पेस टाइम सातत्य बनाया है। निंग अपने अगले कदम पर विचार करने लगा। स्पेस स्वॉर्ड दाव पर अपनी महारत के कारण वह यहाँ स्पेस टाइम की कार्यप्रणाली के कुछ निशान देख पा रहा था, लेकिन उसे हल करने के करीब भी नहीं था। ये जगह पहले से ही अपने आप में एक स्पेस टाइम सातत्य थी और वह इसके अंदर फंस गया था, बाहर निकलने में असमर्थ। तो क्या वे मुझे यहीं फंसाने की योजना बना रहे हैं? निंग ने सिर हिलाया और हंसा। अगर सिथे सचमुच मुझे फंसाना चाहते तो वे मुझे आयामी क्षेत्र सीमा में बंद कर देते। मेरे लिए खुद से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए सिथे उसे यहाँ फंसाकर छोड़ने वाले नहीं थे। अगर वे ऐसा करना चाहते थे तो उनके पास और भी कई औजार मौजूद थे। अरे! निंग ने अपनी नजर एक तरफ घुमाई। उसे महसूस हुआ कि वहाँ स्पेस टाइम थोड़ा बदल रहा था। धमाका! द्वेष और दुष्टता से भरी घनी और गहरी आकाशीय रोशनी की एक किरण फूट पड़ी, मानो इस हमले में अनंत पाप समाहित हो गया हो, और यह भयानक गति से निंग की ओर बढ़ रही थी। निंग समझ गया कि यह गहरी आकाशीय रोशनी उसके लिए खतरा है। अगर वह इसे रोकना चाहता था तो उसे अपनी तलवार का इस्तेमाल करना होगा। काला सूक्ष्म प्रकाश बहुत तेज था। निंग का रूप अचानक टिमटिमाया। एक तेज गड़गड़ाहट के साथ उसके पीछे एक भयंकर तूफान उठा, जिसने उसे लगभग तुरंत ही उस गहरे सूक्ष्म प्रकाश के पथ से दूर धकेल दिया। सूक्ष्म प्रकाश निंग के पास से गुजरा, इस स्पेस टाइम सातत्य के किनारे में गहराई तक धंस गया और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। स्वॉश! निंग तुरंत उस जगह की ओर बढ़ा जहां से काला आकाशीय प्रकाश आया था, और यही वह जगह भी थी जहां उसने स्पेस टाइम में बदलाव महसूस किया था। वहां स्पेस टाइम अस्थायी रूप से विभाजित हो गया था। निंग अपनी उत्तरधनुष तलवार तैयार करके उस क्षेत्र की ओर बढ़ा, लेकिन आधे रास्ते में ही वह रुक गया क्योंकि स्पेस टाइम सामान्य हो गया था। आगे कोई उतार चढ़ाव नहीं देखा जा सका। बस एक धड़कन के बाद रेप कहीं और एक और स्पेस टाइम तरंग प्रकट हुई। उसके बाद एक और हमला हुआ। इस बार हमला एक बेहद कोमल दिखने वाली संगमरमर की उंगली का था, जो सीधे निंग की ओर बढ़ी और लगभग तुरंत ही उसके सामने प्रकट हो गई। निंग ने एक बार फिर अपने स्टॉर्म स्वॉर्ड दाव का इस्तेमाल हमले से बचने के लिए किया, लगभग भूतिया गति से आगे बढ़ते हुए। धिक्कार है! निंग का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। वह जानता था कि उसके विरोधी क्या करने वाले हैं। वह इस छोटे से स्पेस टाइम सातत्य में फंस गया था और बच निकलने में असमर्थ था, जबकि उसके सिथे विरोधी अपने कई शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल करके उस पर बार बार बेहद नजदीक से हमला कर रहे थे। उसके लिए बस एक ही विकल्प था कि वह अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करके इन हमलों से बचने की कलाएं करे। शुक्र है उसने अभी अभी स्टॉर्म स्वॉर्ड दाव में महारत हासिल की थी, जो गति और चपलता में माहिर है। नतीजतन वह थोड़ी सी ऊर्जा का इस्तेमाल करके भी बच निकलने में सक्षम था, लेकिन फिर भी वह ऊर्जा बढ़ती ही जा रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी और उसकी सच्ची आत्मा तेजी से टूटने लगेगी। हर बार जब वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता तो उसकी सच्ची आत्मा में दरारें चौड़ी होती जाती और उसकी उम्र कम होती जाती। मुझे इससे कैसे निपटना चाहिए? इस सातत्य को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? निंग की चिंता बढ़ने लगी थी। उसने अपने आसपास के क्षेत्र को देखा, लेकिन वह प्रकाश का एक धुंधलापन ही बना रहा। इस स्पेस टाइम सातत्य में कोई खामी या खुलापन नहीं था। बाहरी दुनिया से हमला होने पर एक खुलापन दिखाई दे सकता था, लेकिन वह खुलापन तुरंत बंद हो जाता और बंद हो जाता। हर बार बस एक ही हमला होता था और इसलिए वह खुलापन आकार में बहुत छोटा होता था। बाहरी दुनिया के हेगेमॉन और सम्राट बस हमला करने के लिए सही समय का इंतजार कर सकते थे, जिससे निंग को खुलेपन से भागने का कोई मौका नहीं मिलता था। इस स्पेस टाइम सातत्य के भीतर से निंग पर तरह तरह के हमले होने लगे और हर बार वे दूर से ही होते थे। निंग को बार बार अपनी बचाव कला का इस्तेमाल करके बचना पड़ा। यह उसकी ऊर्जा का सबसे संयमित उपयोग था। उसकी शक्ति लगातार कम होती जा रही थी। निंग इस संरचना को तोड़ने के उपाय पर विचार करते हुए एक तात्कालिकता की भावना से खुद को रोक नहीं पाया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि परगेट्री उसे इतनी बुरी स्थिति में धकेल देगी। ठीक इसी तरह निंग वास्तव में प्राणघातक खतरे में था। आहा, हमारे गठन का उसके पास कोई जवाब नहीं है। वह इसे हल नहीं कर सकता। अगर वह इसे हल नहीं कर पाया तो उसका विनाश निश्चित है। निर्वासित लोग बहुत खुश थे। उनकी सारी चिंताएं हवा की तरह गायब हो गई थीं। सर्वनाश श्रेणी की संरचनाएं वाकई अविश्वसनीय थीं। सफेद वस्त्रधारी दावलॉर्ड इस संरचना को पार करने में पूरी तरह असमर्थ था, जिसका मतलब था कि उसे मारना ही सरलता होगी। पुस्तक 41 अध्याय 24 संघर्ष। क्या उनके कैओसवस द्वारा जन्माए गए अनंत ओमेगा दाव का पहला स्वामी आज मेरे हाथों मारा जाएगा? पवित्र क्षेत्र से युद्ध देख रहे नीले बालों वाले एक्सल्ट को भी उत्साह महसूस हुआ। परगेट्री में उन निर्वासितों को मैंने जो सर्वनाश श्रेणी के दोनों खजाने दिए थे, वे सीधे उस दावलॉर्ड की कमजोरियों पर लक्षित हैं। महल में क्षेत्रीय हमले थे जिनसे दावलॉर्ड को बचना चाहिए था। कुल मिलाकर इससे उसे पूरी तरह से थककर मर जाना चाहिए था।
किसने सोचा था कि उसके पास इतनी अविश्वसनीय गति होगी। अब जब हमने उसे अपने स्पेस टाइम संरचना में फंसा लिया है तो मुझे विश्वास नहीं होता कि वह आजाद हो पाएगा। पिछली बार जी निंग उस महल में लगभग मर ही गई थी। शुक्र है कि पवन तलवार दाव और बिजली तलवार दाव के संयोजन ने निंग को गति का एक ऐसा स्तर प्रदान किया जो सिथे 61 की अपेक्षा से कहीं ज्यादा था, जिससे उसके सारे हमले बेकार हो गए। हालांकि इस बार निंग इतना भाग्यशाली नहीं होगा। वह एक अलग स्पेस टाइम सातत्य में फंस गया था और उससे मुक्त होना उसके लिए बेहद मुश्किल होगा। पवित्र क्षेत्र में सिथे 61 और परगेटरी में हेगेमन्स निंग की आसन मृत्यु पर अपनी खुशी को रोक नहीं पाए। संरचना के भीतर धुंधले स्पेस टाइम का क्षेत्र बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग था। निंग अभी भी उसके भीतर फंसा हुआ था और उसका तलवार दाव क्षेत्र उस सातत्य के विरुद्ध पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह कुछ नहीं कर सकता था। उससे बहुत दूर अचानक एक स्पेस टाइम तरंग प्रकट हुई, जिसके बाद एक लाल रंग का पक्षी चीखता हुआ निंग की ओर झपटा। जैसे ही उसने हमला किया, दूर का स्पेस टाइम छेद तेजी से भर गया और गायब हो गया। धमाका! निंग ने एक बार फिर अपनी तूफानी तलवार दाव का इस्तेमाल करके चकमा दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा। निंग को कोई भी खामी नजर नहीं आ रही थी जिसका फायदा उठाया जा सके, इसलिए वह बस हाथ हिलाकर अपने सामने एक अनमोल शिवालय बना सका। यह निंग द्वारा अर्जित कई सिथे खजानों में से एक था। झटपट निंग तुरंत टावर में घुस गया। मुझे उम्मीद है कि यह काफी लंबे समय तक टिक पाएगा। फिलहाल निंग के पास बस एक ही विकल्प था कि वह टावर की सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा करके कुछ समय बचा ले। निंग ने हाथ हिलाया, जिससे अजूरफाइंड का अवतार उसके बगल में प्रकट हो गया। मास्टर, अजूरफाइंड के अवतार ने निंग की ओर देखा। जल्दी करो और इस मीनार पर कब्जा करो, फिर अपनी अमर ऊर्जा इसमें लगाओ। अपनी सारी ताकत बचाव पर लगाओ, निंग मन ही मन चिल्लाया। सिथे हथियारों को सक्रिय करने में अपनी अमर ऊर्जा बर्बाद करना उसके लिए उचित नहीं था। समझ गया। अजूरफाइंड के अवतार को जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। निंग के गंभीर चेहरे से उसे अंदाजा हो गया कि वे कितने खतरे में हैं, और उसने तुरंत अपनी अमर ऊर्जा मीनार में डाल दी, जिससे उसकी सतह पर मौजूद कई रूम और अवरोध चमक उठे। वह एक टावर के अंदर छिप गया। टावर को आसानी से चकमा नहीं दिया जा सकेगा, बस इसे नष्ट कर दो। हेगेमोन और सम्राट खून के प्यासे थे। वे निंग को जरा भी चैन का मौका नहीं देने वाले थे। वार! सुनहरी रोशनी की एक चमकदार रेखा उड़कर मीनार के सामने प्रकट हुई और उसे एक जबरदस्त झटका दिया। हालांकि निंग टावर को नियंत्रित कर सकता था और उसे इधर उधर उड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन हमले बहुत तेज थे। निंग को खुद भी बचने के लिए बचाव कलाओं का सहारा लेना पड़ा। इस तरह का टावर जैसा खजाना ऐसा कर ही नहीं सकता था। अगर कर भी पाता तो भी उसकी ऊर्जा खर्च हो ही जाती, है ना? निंग के टावर के अंदर छिपने का असली मकसद ज्यादा से ज्यादा शक्ति बचाना था। धमाका! सुनहरी रोशनी पड़ने से मीनार की सतह फट गई, जिससे लहरों की एक श्रृंखला उभर आए। अवरोध अखंड रहा, हालांकि वह थोड़ा क्षतिग्रस्त लग रहा था। ये हमले निंग को भी खतरे में डाल सकते थे। ये हमले इतने शक्तिशाली थे कि साधारण सिथे कलाकृतियों को भी नष्ट कर सकते थे। जल्दी करो और इस खजाने को भी बांध दो। निंग ने अजूरफाइंड के अवतार को एक और खजाना दिया, जो एक तारे जैसा दिखता था। ये कुछ ब्लैकसन जैसा ही लग रहा था, लेकिन थोड़ा कमजोर था। ये टूट नहीं रहा है। इसे एक साथ दो अलग अलग जगहों पर मारो। हेगेमन्स और सम्राटों ने तुरंत इस पर एक साथ दो हमले करने का फैसला किया। जैसे ही ये दो विनाशकारी हमले हुए, मीनार को ढकने वाला अवरोध अब और टिक नहीं पाया। अवरोध के रूम ढह गए और मीनार की सतह अनगिनत टुकड़ों में फट गई, जो हर जगह फैल गए। यहाँ तक कि मीनार के अंदरूनी हिस्से भी ढहने लगे और निंग की ओर गिरने लगे, लेकिन उसे मारने से पहले ही उसके तलवार दाव क्षेत्र ने उन्हें एक तरफ धकेल दिया। निंग ने अपना सिर उठाया और अपनी बाईं ओर दिखाई देने वाली कई दरारों को घूरने लगा। उस तारे को छोड़ दो, निंग ने निर्देश दिया। हाँ गुरु। अजूरफाइंड जानता था कि यह टावर अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा, इसलिए उसने तुरंत अपना हाथ हिलाया, जिससे एक जैड हरा सितारा निकला और वे दोनों तुरंत उसमें प्रवेश कर गए। धमाका! जल्द ही सिथे के हमलों ने टावर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिससे वह फट गया और उसके अंदर का अक्षत हरा सितारा प्रकट हो गया। उसके पास और भी खजाने हैं, हमला करते रहो। हेगेमोन और सम्राटों में भयंकर लड़ाई जारी रही। 3 हमलों के बाद तारा नष्ट हो गया और एक क्षेत्र प्रकट हुआ। क्षेत्र और भी कमजोर था, सिर्फ 2 हमलों में ही पूरी तरह से नष्ट हो गया। अजूरफाइंड इस बात से दुखी हुए बिना नहीं रह सका कि ये अनमोल खजाने कितनी तेजी से खत्म हो रहे थे, लेकिन निंग ने बस भौहें चढ़ाईं। समय कम था, इस स्तर के खजाने ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते थे। कोई और विकल्प नहीं। निंग ने अजूरफाइंड के अवतार को सक्रिय किया और उस एपोकेलिप्स क्लास महल पर नियंत्रण कर लिया। यह निंग द्वारा अब तक अर्जित किया गया सबसे शक्तिशाली सिथे खजाना था। ये ब्लैकसन, टाइगर हिल और यहाँ तक कि उस महल से भी ज्यादा शक्तिशाली था जो 3 लोगों की रक्षा कर रहा था। निंग इस जगह से जाने के बाद इसे 3 लोगों को देने की योजना बना रहा था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसके बाकी खजाने बहुत कमजोर थे, वे कुछ हमलों से ज्यादा कुछ झेल नहीं पा रहे थे। इसका मतलब था कि उसके पास इस जगह की खामियों का विश्लेषण करने का समय नहीं होगा, और एक बार उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके सारे खजाने नष्ट हो जाएंगे। यहाँ तक कि गोलियों का आदर्श भी यहीं मर जाएगा। अब पीछे हटने का समय नहीं था। धमाका! एक अजीब राक्षसी सा गहरे लाल रंग का महल प्रकट हुआ।
निंग और अजूरफाइंड के अवतार महल के भीतर सुरक्षित रूप से स्थित थे, जबकि अजूरफाइंड महल की सबसे बुनियादी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए तेजी से अपनी अमर ऊर्जा खर्च कर रहा था। यह एक सर्वनाश श्रेणी का महल है। रुको, ये पहले वाला महल है। हमला करो, हमला करो, इसे भेद दो। हेगेमोन और सम्राटों ने महल पर ताबड़तोड़ प्रहार जारी रखे। हालांकि महल की सतह पर बहने वाली बाधाएं और रूम पूरी तरह से अक्षुण्ण थे। ऑटोक स्तर के हमले से महल की सुरक्षा को भेदने का मौका मिल सकता था, लेकिन ये सिथे हथियार उस स्तर के नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा ये हमले ब्लेसन शासक के हमलों के बराबर थे। निंग के लिए ये हमले सिर्फ इसलिए खतरनाक थे क्योंकि उसका शरीर बहुत कमजोर था। वह बेहद शक्तिशाली था, लेकिन ब्लेसन रूलर जैसे लोगों के हमले उसकी कुछ ऊर्जा खा जाते थे। हालांकि एपोकेलिप्स क्लास के महल बेहद स्थिर थे, वे आसानी से सीधे वार झेल सकते थे। वाह, निंग ने राहत की सांस ली। गुरु, अगर आपके पास इतना शक्तिशाली खजाना था तो आपने उसे तुरंत क्यों नहीं निकाला? हमने कितने ही कीमती खजाने खो दिए, जिनमें एक राज्य भी शामिल है। एजोरफियंट उस खोई हुई दौलत के बारे में सोचकर खुद को थोड़ा दुखी महसूस करने से नहीं रोक सका। उनका कोई महत्व नहीं है। निंग ने कुछ नहीं बताया क्योंकि वह अभी भी भारी दबाव में था। वह जानता था कि एपोकेलिप्स क्लास महल में छिपने से उन्हें बस थोड़ा और समय मिल जाएगा। सिथे ऐसे ही हार नहीं मानेंगे। निंग ने हाथ हिलाया, जिससे गोलियों का आदर्श लॉर्ड एनिहिलेशन, हेगेमोन टिया और हेगेमोन फ्लैमलेफ्ट प्रकट हुए। चारों ने तुरंत महसूस किया कि माहौल कितना भयावह लग रहा था और गोलियों का आदर्श निंग की ओर हैरानी से देखने लगा। निंग ने तुरंत समझाया, कृपया महल से बारी बारी से क्षेत्रीय हमले करें। महल में तकनीकी रूप से 36 पत्थर के खंभे भी थे, लेकिन निंग के पास सभी पत्थर के खंभों को धीरे धीरे व्यवस्थित करने का समय नहीं था। इसके अलावा इस सर्वनाश श्रेणी के महल के सबसे शक्तिशाली हमले दरअसल अर्धपारदर्शी प्रकाश की किरणें ही थीं। हालांकि उन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हमलों में भी उतनी ही अविश्वसनीय मात्रा में शक्ति खर्च होती थी। एजोरफाइंड का अवतार उनकी सुरक्षा बनाए रखने के लिए काफी था, लेकिन उनके हमलों का क्या? निंग को मजबूरन गोलियों के देवता और बाकियों से मदद मांगनी पड़ी। इस महल को पूरी तरह से सक्रिय करने के लिए कुल 36 सम्राटों की जरूरत थी, लेकिन इसे कम संख्या में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। निंग ने निर्देश दिया, आपको बस ये सुनिश्चित करना है कि आप अपने हमलों को एक ही दिशा में केंद्रित करें। मैं पहले जाऊंगा। भगवान एनिहिलेशन ने तुरंत महल में अमर ऊर्जा की एक विशाल मात्रा डालना शुरू कर दिया। अपनी प्राकृतिक ऊर्जा पुनर्जनन के अलावा उन्होंने अपने साथ रखी कई अमर गोलियों का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। बदसूरत गहरे लाल रंग के महल की 9 मीनारें जगमगा उठीं। प्रकाश की 9 अर्धपारदर्शी किरणें आसपास के अंतरिक्ष को चीरती हुई बाहर निकलने लगीं। हालांकि वे स्थानीय स्पेस टाइम को चीर नहीं पा रही थीं। 9 मीनारों से हर जगह प्रकाश की किरणें निकल रही थीं, जिससे इस आयाम की स्पेस टाइम झिल्ली में हल्की सी लहरें उठ रही थीं। अफसोस, झिल्ली स्थिर और सुरक्षित रही। प्रकाश की ये किरणें ज्यादातर सिथे हथियारों से होने वाले हमलों से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। निंग ने सोचा, समस्या यह है कि एक प्रकार के क्षेत्रीय हमले के रूप में शक्ति विवर्तित होती है। इस आयामी अंतरिक्ष को भेदने के लिए इनका उपयोग करना संभव नहीं है। ये स्पेस टाइम सातत्य अत्यंत स्थिर था। निंग के पास एक ऑटोप की शक्ति थी, लेकिन उसे लग रहा था कि कच्ची शक्ति से उसे भेद पाना संभव नहीं है। अगर प्रकाश की सभी 9 किरणें अपनी शक्ति को एक ही स्थान पर केंद्रित कर लें, तो वे शायद ही आवश्यक शक्ति स्तर के करीब पहुंच पाएं। जारी रखो, निंग ने निर्देश दिया। बदसूरत गहरे लाल रंग का महल एक बार फिर उन हमलों को दोहराना शुरू कर दिया। निंग ने ध्यान से देखा कि दुश्मन के हर हमले के साथ स्पेस टाइम में वे दूर दूर तक दिखाई देने वाले छेद कैसे दिखाई दे रहे थे। वह इस जगह के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा था। हम अंदर नहीं घुस सकते। किला बहुत शक्तिशाली है, हम इसे भेद ही नहीं सकते। निर्वासित लोग चिंतित होने लगे थे। पुस्तक 41 अध्याय 25 शेष जीवनकाल। उनके हमले इस महल पर पूरी तरह से बेअसर थे और हर बार जब वे हमला करते थे तो उन्हें इस स्पेस टाइम क्षेत्र को घेरने वाली झिल्ली में अस्थायी रूप से एक छेद बनाना पड़ता था। इन छोटे छोटे छेदों से उत्पन्न उतार चढ़ाव निंग को संरचनाओं की संरचना का विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त थे। अफसोस, ये उतार चढ़ाव इतनी जल्दी गायब हो गए कि वह वास्तव में पास जाकर उन्हें देख नहीं सका। उसके लिए एकमात्र विकल्प दूर से ही उन पर और उनके रहस्यों पर नजर रखना था। धिक्कार है। सिथे 61 पवित्र क्षेत्र से सब कुछ देख रहा था और वह इतना क्रोधित था कि उसके दांत दुखने लगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जो महल उसने पहले समूह को दिया था वह अब इतना कष्टदायक साबित होगा। उसे मरना ही होगा। सिथे 61 जानता था कि उन्हें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। उसने तुरंत 8 और आक्रमण उन्मुख खजाने गिरा दिए जो इस महल के लिए मजबूत प्रतिकार थे। यहाँ महल की सतह के चारों ओर की बाधाओं का एक आरेख है। कुल मिलाकर 21 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। यदि आप उनमें से 8 पर एक साथ हमला करते हैं तो आपके पास इसे नष्ट करने का मौका होगा। सिथे 61 ने आदेश दिया। उसने 8 अंक इसलिए दिए क्योंकि उसके पास इन काले संक्षारक खजानों में से केवल 8 ही थे। ये ही एकमात्र खजाने थे जो इस विशेष महल के विरुद्ध मजबूत प्रतिकार थे। निर्वासितों ने हमलों की एक और लहर शुरू कर दी, जबकि एजोरफाइंड, पैरागॉन ऑफ पिल्स, लॉर्ड एनिहिलेशन, हेगेमोन टिया और हेगेमोन फ्लैमलेफ्ट ने वापस लड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। फुसफुस फुसफुस फुसफुस। अचानक भ्रामक काले लंबे भालों की एक श्रृंखला उस क्षेत्र में आकर महल से टकराए। इस बार महल की दीवारें कांपने और टूटने लगीं, लेकिन शुक्र है कि महल खुद इतना मोटा और मजबूत था कि हमले से उसकी सतह पर बस एक छोटा सा गड्ढा ही बन पाया। निंग का चेहरा थोड़ा तनावग्रस्त हो गया। मास्टर, बाधाएं टूट गईं।
एजोरफिएंट के अवतार ने घबराहट से कहा। कोई बात नहीं, निंग ने शांति से कहा। सिथे ने ये किला बनाया है, वे अवरोधों की कमजोरियों को जानते हैं, इसलिए वे उन्हें आसानी से तोड़ पाए। हालांकि महल की बाहरी परत अभी भी अविश्वसनीय रूप से मोटी है। उनके लिए इसे भेदना आसान नहीं होगा। इस किले की सबसे मजबूत रक्षात्मक शक्ति इसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री में निहित थी। उदाहरण के लिए टाइगर हिल गहरे काले पत्थर की एक मोटी परत से ढका हुआ था। कच्ची शक्ति से इसे भेदना स्वाभाविक रूप से बेहद मुश्किल होगा। इस महल के बारे में क्या? ये टाइगर हिल से भी ज्यादा शक्तिशाली था। इसकी सतह एक अजीब गहरे लाल रंग की धातु से बनी थी जो जीवित लग रही थी। निंग को इसका वर्णन करना तो नहीं आता था, लेकिन वह इतना जरूर जानता था कि इसे नुकसान पहुंचाना गहरे काले पत्थर से भी ज्यादा मुश्किल था। उन लंबे भालों में एक अजीब तरह की संक्षारक ऊर्जा भरी हुई थी, जिसकी वजह से वे महल की सतह पर एक छोटा सा गड्ढा खोद पाए थे। अगर ऐसा न होता तो शायद महल का नामोनिशान भी न होता। आक्रमण करना, हमला। एक के बाद एक लंबे भाले महल की ओर उड़े, बार बार इसकी बाधाओं को तोड़ते हुए और इसकी सतह पर अधिक से अधिक गड्ढे खोदते हुए। निंग ने उन गड्ढों पर जमी काली धुंध पर एक तिरछी नजर डाली। संक्षारक काली ऊर्जा धीरे धीरे महल की सतह से पिघलती जा रही थी। ये आक्रामक हथियार अंधेरे के दाव को सचमुच अविश्वसनीय स्तर पर लागू कर रहे हैं। निंग ये देखकर आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। सिथे वास्तव में लगभग हर एक दाव में चरम पर पहुंच गया था। हालांकि निंग को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसका ध्यान मुख्यतः स्पेस टाइम में हर हमले के साथ उठने वाली तरंगों का विश्लेषण करने पर केंद्रित था। समय बीतता गया। हेजमोन और सम्राट लगातार हमला करते रहे और अमर ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करते रहे। शुक्र है कि उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में स्पिरिट पिल्स तैयार कर रखी थीं। उन्होंने लगभग पूरे 1 घंटे तक लगातार हमला किया। अब तक पूरा किला अविश्वसनीय रूप से घने और संक्षारक काले कोहरे की एक परत से ढक चुका था। महल के अंदर मौजूद हर कोई काफी घबराया हुआ लग रहा था, क्योंकि वे सभी जानते थे कि यह शक्तिशाली किला ढहने के कगार पर है। डार्कनॉर्थ, हम अब और नहीं रुक सकते। हमें क्या करना चाहिए? गोलियों की प्रतिमूर्ति चिंतित और दोषी महसूस कर रही थी। उसने इसके लिए खुद को दोषी ठहराया, क्योंकि निंग सिर्फ उसे बचाने के लिए यहाँ आने के कारण ही इस सिथे जाल में फंस गई थी। मास्टर, क्या आपके पास कोई विचार है? एजोरफिएंट का अवतार भी निंग के बारे में चिंतित था। कम से कम इससे मुझे 1 घंटा तो मिल गया, निंग ने कहा। बाकी की चिंता मत करो। ये कहते हुए उसने हाथ हिलाया और पैरागॉन ऑफ पिल्स और बाकी लोगों को दूर ले गया। जैसे ही वे गायब हुए, उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कुछ लोग निंग के बारे में चिंतित थे, जबकि कुछ सिर्फ अपने बारे में। निंग के मरते ही वे सब मर जाएंगे। ठीक कहें तो पैरागॉन, एजोरफाइंट, फ्लेमलेफ्ट और टिया मौत से नहीं डरते थे। उन्हें निंग की चिंता थी। हालांकि लॉर्ड एनिहिलेशन जिंदा रहना चाहता था। कुछ नहीं, जिंदगी और मौत इसी से तय होगी। निंग अचानक मुस्कुराया। उसके असली शरीर और उसके प्राइमल ट्विन दोनों ने इस आयाम के रहस्यों का विश्लेषण करते हुए, इसे नष्ट करने का तरीका ढूंढते हुए ये समय बिताया था। उसके प्राइमल ट्विन ने तो 100 गुना कालिक त्वरण का भी इस्तेमाल किया था। अफसोस, इस तरह के स्पेस टाइम निर्माण को तोड़ना आसान नहीं होता। अगर निंग के पास 10,000 गुना ज्यादा समय भी होता तो भी शायद वह काफी नहीं होता। हम अंदर घुस आए। बाहर खड़े हेगेमॉन और सम्राट अपनी सफलताओं से उत्साहित थे। धमाका। गहरे लाल रंग के महल का बाहरी आवरण आखिरकार उस काली धुंध में जंग खा गया। मर्रो। तलवार की रोशनी की एक चमकदार रेखा अचानक चमक उठी। उस तलवार की रोशनी के बीच एक सफेद वस्त्रधारी आकृति थी, जिसकी आंखों से युद्ध करने की प्रबल इच्छा झलक रही थी। निंग ने बाकी सभी विचार त्याग दिए थे। बस एक ही विचार था, जिंदा रहना। उसे इस जगह से जिंदा निकलना था। अगर वह बच निकला तो ही गोलियों का आदर्श और बाकी लोग भी बच पाएंगे। तोड़ो तोड़ो तोड़ो। निंग ने 3 सिर और 6 भुजाएं प्रकट की और अपने दांवमज के बाद पहली बार एक साथ सभी 6 उत्तरधनुष तलवारें चला दी। वह पूरी तरह से पागल सा लग रहा था और उसका हर वार अंतरिक्ष तलवार दाव का था। विनाशकारी लेकिन क्षणभंगुर तलवार प्रकाश की शक्ति आसमान छूने लगी, क्योंकि सभी 6 तलवारें एक साथ निकल गईं। निंग ने हर तलवार से पूरी ताकत से हमला किया और उसकी तलवारें उत्तरी धनुष तलवारें थीं, जो पूरे अराजकता लोक में सर्वश्रेष्ठ आक्रामक तलवारें थीं। उसके द्वारा किया गया हर वार सबसे शक्तिशाली ऑटॉक्स के वार के बराबर शक्तिशाली था। ये याद रखना जरूरी है कि हालांकि निंग काफी समय से लड़ रहा था, लेकिन वह आमतौर पर अपने हमलों में पूरी ताकत से वार नहीं करता था। जबकि जब वह केवल बचाव कला का इस्तेमाल करता था तो बहुत कम ऊर्जा खर्च होती थी। जब वह पूरी ताकत से हमला करता था तो उसकी ऊर्जा की खपत वाकई चौंकाने वाली थी। तलवार की रोशनी बार बार चमक रही थी। धमाका। आखिरकार इस आयाम के एक कोने में एक छेद दिखाई दिया, जिससे बाहर की अंधेरी दुनिया दिखाई दी। धमाका। निंग तुरंत बाहर की ओर दौड़ा। जैसे ही निंग सेना के दल से बाहर निकला, वह तुरंत महल परिसर के भीतर एक महल के सामने प्रकट हो गया। उसने महल के अंदर पलक झपकते ही उसके सभी सच्चे सिथे लोगों का वध कर दिया। सिथे वंश के लिए उसने उनके सभी खजाने जब्त कर लिए और बाद में जांच के लिए उन्हें बंद कर दिया। अगर वे सचमुच सिथे के प्रति वफादार थे तो भविष्य में उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। वाह। महल परिसर में सबको धूल चटा देने के बाद निंग का चेहरा कुछ पीला पड़ गया था। अब तो बहुत बुरा हुआ। मेरे पास सिर्फ 600 अराजकता चक्र बचे हैं, निंग ने आत्मा मजाक करते हुए हंसी के साथ कहा। उसे बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ी थी। हर बार उसे अधिकतम बल के वार करने पड़े थे और उसने उस संरचना से बचने के लिए उस पर लगातार 18 वार किए।
और ये तब हुआ जब निंग ने उस आयाम का विश्लेषण करते हुए उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की खोज करते हुए पूरा 1 घंटा बिताया था। हालांकि वह इसे हल करने के करीब भी नहीं था, लेकिन उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने हमलों को केंद्रित करके वह अपने हमलों को सामान्य से 10 गुना ज्यादा प्रभावी बनाने में सक्षम था। यही कारण था कि उसने अपने अंतरिक्ष तलवार दाव से 18 पूर्ण शक्ति वाले हमले करने का जोखिम उठाने का फैसला किया था। ऐसी ही स्थिति में फंसा एक ऑटोक ज्यादा आसानी से बच निकलता। वह बिना रुके लगातार हमले कर सकता था। एक ऑटोक की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती और इसलिए 10,000 हमलों के बाद भी वह संरचना उसे और झेल नहीं पाती और ढह जाती। 600 अराजकता चक्र, निंग ने मन ही मन सोचा। उसके शुरुआती अनुमान के अनुसार वह शायद 100 और पूरी ताकत से वार करने के बाद मर जाएगा और उसकी वास्तविक ऊर्जा खपत के आधार पर उसके द्वारा किए गए 10 से ज्यादा पूरी ताकत वाले वारों के कारण उसकी उम्र 10,000 अराजकता चक्रों से घटकर 600 रह गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि डाउलॉर्ड की टूटती हुई ट्रूसोल एक टूटते हुए बांध की तरह थी। वह जितना ज्यादा हमला करता, दरारें उतनी ही बड़ी होती जाती। जब वह पहली बार लड़ना शुरू करता तो दरार का आकार दोगुना हो जाता और ट्रूसोल के टूटने की गति भी दोगुनी हो जाती। नतीजतन उसका जीवनकाल आधा हो जाता। लगभग 12,000 अराजकता चक्रों से घटकर सिर्फ 6,000 अराजकता चक्र रह जाता। जैसे जैसे वह हमला करता जाता उसकी उम्र आधी से भी कम हो जाती। दूसरी बार ये मात्र 6,000 अराजकता चक्रों से घटकर 3,000 अराजकता चक्रों पर आ जाती। उसके बाद 1,500 अराजकता चक्र, उसके बाद 750 हमलों के सिर्फ 4 या 5 दौरों में ही उसकी आयु 12,000 अराजकता चक्रों से घटकर 600 अराजकता चक्र रह गई और यह वहां से लगातार घटती रही। लगभग 10 और दौरों के बाद उसकी आयु घटकर सिर्फ आधे अराजकता चक्र रह गई। हालांकि तकनीकी रूप से उन 10 दौरों में केवल लगभग 599 अराजकता चक्र लगे होंगे, जबकि पहले कुछ दौरों में 10,000 से ज्यादा अराजकता चक्र लगे थे। जाहिर है वह जितना ज्यादा लड़ेगा उसके जीवनकाल पर असर का निरपेक्ष मान उतना ही कम होगा। अफसोस, एक बार उसकी सच्ची आत्मा एक हद तक टूट गई तो वह पूरी तरह बिखर जाएगी। जैसे दरारों से भरा एक बांध अंततः ढह जाता है, वैसे ही निंग लगभग 100 पूरी ताकत से प्रहारों के बाद मर जाएगा। 600 अराजकता चक्र काफी होंगे, निंग ने मुस्कुराते हुए कहा। कम से कम मैं अभी जिंदा हूँ। उस अतिरिक्त घंटे की बदौलत ही मैं बच पाया और बच निकला। उसकी सच्ची आत्मा अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से टूट रही थी। निंग ने अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। अगला पवित्र क्षेत्र होगा। निंग के अलावा परगेटरी में अब कोई अन्य जीवित प्राणी नहीं था। पुस्तक 41 अध्याय 26 कोई विकल्प नहीं। यद्यपि जी निंग गोलियों के आदर्श को जीवित बाहर लाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि पवित्र क्षेत्र की इस यात्रा में उसके मरने की बहुत अधिक संभावना थी। वहां जाने से पहले मुझे इन सिथे वंशजों द्वारा अपनाई गई साधना विधियों पर एक नजर डालनी होगी। निंग हमेशा से यह जानने को उत्सुक रहा था कि सिथे ने अपनी संतानों को कैसे प्रशिक्षित किया। उनके वंशज निंग के अराजकता लोक में जन्मे और पले बड़े थे, जिससे उनके लिए सच्ची सिथे तकनीकों का प्रशिक्षण लेना असंभव था। तो फिर सिथे ने उन्हें कैसे सिखाया? क्या उन्होंने उन्हें सामान्य साधना तकनीकें ही सिखाईं या उन्होंने अन्य परिष्कृत तकनीकों का इस्तेमाल किया? फुसफुसाओ। निंग ने अपने तलवार दाव क्षेत्र को बाहर की ओर फैलाने की इच्छा की ताकि कोई भी उस पर नजर न रख सके। साथ ही उसने एक स्तब्ध रक्त रंजित सम्राट को अपने पास प्रकट कर दिया। यह उन कई सम्राटों और आधिपत्यों में से एक था जिन्हें निंग ने बंदी बना लिया था। नमस्कार डाउलॉर्ड, रक्त वस्त्रधारी सम्राट ने आदरपूर्वक शीघ्रता से कहा। मम्मी, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ। अच्छा लड़का बनकर मेरे लिए उनके जवाब देना, निंग ने कहा। आगे बढ़ो डाउलॉर्ड, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। रक्त वस्त्रधारी सम्राट ने आज्ञाकारी भाव से उत्तर दिया। कुछ ही क्षणों बाद उसकी निगाहें कुछ धुंधली सी हो गईं क्योंकि एक भ्रम ने उसे जकड़ लिया। उसने इसका विरोध करने की कोशिश भी नहीं की और अगर उसने कोशिश भी की तो निंग भ्रम के दाव में कहीं ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका था। निंग ने उसकी चेतना में जो तलवार इरादे की छोटी सी किरण भेजी थी वह उसके मन को पूरी तरह से दबाने के लिए पर्याप्त थी, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि आगे के भ्रम बिना किसी चूक के काम करते रहें। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे आम इंसान किसी ऐसी चीज को देखकर पूरी तरह से अचंभित हो जाता है जिससे वह पूरी तरह से अचंभित रह जाता है। कुछ देर के लिए तो वह अपनी सारी तार्किक सोच विचार क्षमता खो देता है। जिन स्वशासित शासकों को भ्रम के दाव में विशेषज्ञता हासिल नहीं थी, वे भी अपनी समग्र प्रबल श्रेष्ठता का लाभ उठाकर यह सुनिश्चित कर सकते थे कि हेगेमोन उनका प्रतिरोध न कर पाएं। हेगेमोन को भ्रम में फंसाना बेहद आसान था, लेकिन जाहिर है किसी का दाव हृदय जितना मजबूत होता, यह मन दमन तकनीक उतनी ही कम प्रभावी होती। सिथ सचमुच बहुत क्रूर हैं। निंग सम्राट की यादों में खोया रहा। उन्होंने अपने सभी वंशजों को एकसठ के सभी आदेशों का पालन करने की आजीवन शपथ लेने पर मजबूर कर दिया है। इस तरह वंशजों के लिए सिथ से मुक्त होना बेहद मुश्किल होगा, भले ही वे ऐसा करना चाहें। वे असल में ठीक उन्हीं तकनीकों का प्रशिक्षण देते हैं जिनका हम साधक उपयोग करते हैं। निंग ने सिर हिलाया। यहाँ तक कि सिखाने के तरीके भी वही हैं। उसने अपनी कुछ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यादों को पलटा, लेकिन उसे कोई सुखद आश्चर्य नहीं मिला। फिर निंग ने उस सम्राट के जीवन की कई यादों को याद करना शुरू किया। ये सम्राट इतने लंबे समय से जीवित था और उसकी इतनी सारी यादें थीं कि निंग को भी उन सभी को समझने में काफी समय लगेगा। निंग ने मुख्य रूप से उन संकेतों को खोजने पर ध्यान केंद्रित किया जो उसे सिथे द्वारा अपनाए गए एक आदर्श साधना पथ को विकसित करने का बेहतर अवसर प्रदान कर सकें।
वह कुछ ऐसा खोजना चाहता था जिससे वह आगे भी जीवित रह सके। अगर वह जी सकता था तो मौत की तलाश क्यों करता? उम्मीद तो सिर्फ जिंदा लोगों के लिए होती है, इसलिए निंग ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसने कुल 3 दिन इस सम्राट की यादों को तेजी से पलटते हुए बिताए। अचानक निंग के चेहरे पर खुशी और आश्चर्य का भाव उभर आया। तो ये है, बहुत समय पहले सिथे ने अपनी संतानों को प्रयोग करने के लिए कुछ विशेष साधना तकनीकें दी थीं। हालांकि कई सिथे वंशजों को परीक्षण प्रक्रिया के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ा। कुछ आत्मा विस्फोटित होकर मर गए, जबकि अन्य ने अपनी सच्ची आत्माएं नष्ट होते देखीं। सिथे ने कुल 9 विभिन्न प्रकार की तकनीकों का परीक्षण किया, लेकिन सभी असफल रहीं। हालांकि 9वीं और अंतिम तकनीक से व्यक्ति प्रथम चरण का डाउनलॉर्ड बन सकता था, लेकिन वास्तव में संसार डाउनलॉर्ड बनने पर साधक का शरीर नष्ट हो जाता और उसकी सच्ची आत्मा बिखर जाती। उस दिन के बाद से सिथे ने उन 9 अनोखी तकनीकों पर शोध करना छोड़ दिया और अपनी संतानों को साधना तकनीकें सिखाना शुरू कर दिया। निंग की तरह उन्होंने भी दिव्य शक्ति और अमर ऊर्जा का प्रशिक्षण लिया। 9 अनोखी तकनीकें। निंग के चेहरे पर खुशी के भाव थे, खासकर 9वीं। ये वास्तव में दिव्य शक्ति, अमर ऊर्जा और अन्य सभी प्रकार की ऊर्जाओं को एक साथ मिलकर शरीर और आत्मा दोनों को मजबूत बनाती है। बस ये तब विफल हो जाती है जब साधक वास्तव में संसार डाउनलॉर्ड बन जाता है। सिथे के सर्वोच्च व्यक्ति ही ऐसा कुछ बना सकते थे। मुझे यकीन है कि यह उनके अराजकता के स्वामी से आया होगा, जिन्होंने बार बार हमारे अराजकता लोक के लिए उपयुक्त एक उत्तम साधना तकनीक बनाने का प्रयास किया। निंग काफी उत्साहित महसूस कर रहा था। कुल 9 तकनीकें, जिनमें से प्रत्येक साधक ये शपथ लेता है कि वह इसे किसी और को नहीं देगा। मुझे उन्हें ढूंढना है। निंग को इन तकनीकों के लिए उत्साह और लालसा का अनुभव हुआ। सिथे अपनी 9 विशेष तकनीकों में असफल रहे थे, क्योंकि वे इस अराजकता ब्रह्मांड के दाव से सच्चा और सीधा जुड़ाव नहीं बना पा रहे थे। हालांकि निंग कर सकता था। वह अराजकता के स्वामी के समान स्तर का भले ही न हो, लेकिन अगर उसने उन 9 सिथे तकनीकों को सीख लिया तो शायद, बस शायद, एक मौका मिल जाए। वह जानता था कि संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी वह कोशिश करना चाहता था। निंग ने जिन हेगेमॉन और सम्राटों को बंदी बनाया था, वे सभी बहुत लंबे समय से जीवित थे। वे सभी 9 गुप्त तकनीकों के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने सम्राट बनने के लिए सामान्य मार्ग का बड़ी मेहनत से पालन किया था। उनमें से अधिकांश को वे विशेष तकनीकें सिखाई भी नहीं गई थीं। उनमें से 3 को वे तकनीकें पता थीं, लेकिन उन्होंने उन्हें दूसरों तक न पहुंचाने की कसम खा रखी थी। अगर उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो उनकी सच्ची आत्माएं चकनाचूर हो जाएंगी और वे मर जाएंगे। छिपे हुए आयाम के बाहर काले वस्त्र पहने निंग ऑटोक टाइटेनोस और ऑटोक मोग के अवतारों के साथ था। वे कई वर्षों से उस छिपे हुए आयाम में घुसने का रास्ता खोज रहे थे। इस दौरान बाकी सभी ऑटोक भी कोशिश करने आए थे, लेकिन उनमें से कोई भी उस छिपे हुए आयाम का सटीक स्थान नहीं ढूंढ पाया। ऑटोक टाइटेनोस, ऑटोक मोग, निंग ने जल्दी से पूछा, ऑटोक्स, क्या आपने उन 9 विशेष तकनीकों के बारे में सुना है जो सिथे ने कभी अपनी संतानों को प्रदान की थीं? हाँ, हमें इसकी जानकारी है। ऑटोक टाइटेनोस ने धीरे से सिर हिलाया। डॉन वॉर के दौरान हमने सिथे के कई वंशजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वे सभी सिथे के प्रति पूरी तरह वफादार थे और पागल कुत्तों की तरह लड़े थे। हम में से ज्यादातर लोग उस समय खून के प्यासे थे और उन पर जरा भी दया नहीं दिखाते थे। उनमें से कुछ को पकड़कर रखने वाली एकमात्र महिला ऑटोक स्काइफीडा थी। जब उसने उनकी यादों को याद किया तो उसे पता चला कि सिथे ने एक बार उन्हें 9 खास तकनीकें दी थीं, लेकिन वे सभी तकनीकें नाकाम रहीं। पास खड़े ऑटोक मोग ने सिर हिलाया। शायद सिथे बड़ी संख्या में हेगेमॉन या शायद ऑटोक का उत्पादन करना चाहते थे। आखिरकार वे अपने वंशजों से उनके खिलाफ कभी विद्रोह न करने की आजीवन शपथ दिलवा सकते थे। अगर वे कामयाब हो गए तो वे हमारे कैओस्वस से शक्ति प्राप्त कर पाएंगे, और फिर वे उन वंशजों की हत्या करके उनकी शक्ति चुरा सकते थे, जिससे हमारा कैओस्वस कमजोर हो जाएगा। निंग ने सिर हिलाया, लेकिन वे असफल रहे। जहाँ तक उन 9 तकनीकों का सवाल है, हम उन्हें ढूंढकर देखना चाहते थे कि क्या उनमें कुछ ऐसा है जो हमें प्रेरित कर सके, ऑटोक टाइटेनोस ने कहा। लेकिन डॉन युद्ध समाप्त होने के बाद हमें सिथे वंशजों का कोई निशान नहीं मिला, और इसलिए हमारे पास शुरुआत करने के लिए कोई जगह नहीं थी। ऑटोक स्काइफीडा ने जो पकड़े थे, उनका क्या? निंग ने पूछा। उन सभी ने उन तकनीकों को कभी प्रसारित न करने की आजीवन शपथ ली थी। जब हमने उनकी यादों से तकनीकों को जबरन निकालने की कोशिश की तो उनकी असली आत्माएं बिखर गईं। ऑटोक टाइटेनोस ने अपना सिर हिलाया। चूंकि इसके बाद हमें कोई और सिथे संतान नहीं मिली, इसलिए हमने इस मामले को यहीं छोड़ दिया। निंग को तुरंत समझ आ गया, सिथे संतानें काफी दुर्लभ थीं और उन्हें एक नज़र में पहचानना भी काफी मुश्किल था। आखिरकार वे बिल्कुल आम साधकों जैसे ही दिखते थे। ऑटोक अपना समय यूं ही ब्रह्मांड में भटकने और साधकों की यादों को यूं ही खंगालने में तो नहीं बिता सकते थे, है ना? सिथे वंशज। निंग जानता था कि छिपे हुए आयाम में रहने वाले कई कमजोर सिथे वंशजों ने उन 9 तकनीकों के बारे में कभी सुना भी नहीं था। उनका अध्ययन तो दूर की बात थी। केवल उच्च स्थिति वाले सिथे ही उन तकनीकों को सही मायने में जानते थे जो लंबे समय से मौजूद थे।
ये आमतौर पर सम्राट स्तर के होते थे। निंग ने सोचा, मुझे इस छिपे हुए आयाम की खोज में कुछ समय लगाना होगा और उन 9 तकनीकों को खोजने की पूरी कोशिश करनी होगी। पवित्र क्षेत्र, एल्डर हॉल। नीले बालों वाला एक्सल्ट अपने सिंहासन पर विराजमान रहा। उसके सामने बड़ी संख्या में सम्राट और हेगेमॉन एकत्रित थे। उनमें से कुछ सच्चे सिथे थे, जबकि कुछ इस विशाल गुप्त क्षेत्र में अनगिनत वर्षों से पले बड़े और प्रशिक्षित हुए थे। सिथे ने इन वंशजों के पालन पोषण में काफी मेहनत की थी और उनकी सफलता दर स्थानीय साधकों की तुलना में काफी ज्यादा थी। जब से भोर का युद्ध समाप्त हुआ है, मैं एक्सल्ट बोवेनिया इसी आयाम में स्थित हूँ। मैं यहाँ बहुत लंबे समय से हूँ। नीले बालों वाले एक्सल्ट ने नीचे देखा, फिर धीरे से बोला, मुझे इस आयाम से गहरा लगाव है और मैं सचमुच नहीं चाहता कि यहाँ कोई परेशानी हो। वास्तव में मैं साधकों के विरुद्ध दूसरा युद्ध भी शुरू नहीं करना चाहता, लेकिन यह कोई विकल्प नहीं है जो मैं चुन सकता हूँ, और न ही यह कोई विकल्प है जो तुम में से कोई चुन सकता है। नीले बालों वाला युवक उन्हें घूर रहा था। साधकों के बीच एक भयानक डाउलॉर्ड उठ खड़ा हुआ है और हमारे पास बस एक ही विकल्प है, उसे मार डालो। अगर हम उसे मार सकें तो इस पूरे आयाम का बलिदान भी सार्थक होगा। नीले बालों वाले युवक ने आह भरी। मुझे पता है कि यह जगह आप में से कई हेगेमॉन्स का घर है और मैं भी इसे घर की तरह ही देखता हूँ। मैंने अपनी लंबी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा यहीं बिताया है। यहाँ का जीवन शांतिपूर्ण और सौम्य रहा है। मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन एक बार जब ये डाउलॉर्ड यहाँ आया तो हमारा शांतिपूर्ण जीवन समाप्त हो गया। नीले बालों वाले युवक की आवाज एल्डर हॉल में गूंज उठी और सभी खामोश हेगेमन्स और सम्राटों के मुंह से एक जानलेवा आभा निकलने लगी। कुछ लोग डाउलॉर्ड को मार डालना चाहते थे क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला था, लेकिन ज्यादातर को इस बात से नफरत थी कि वह यहाँ आकर उन्हें एक बार फिर युद्ध में उलझा देगा। वे लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन सर्वोच्च सिथे के आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत तो एक्सल्ट भी नहीं कर सकते थे।